गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबको आवाज़ आ रही है ठीक से? ऑडियो वीडियो सब विजिबल है सबको? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सारे कर लिए थे, डीपीपीज जो मिली थी। पहले तो आवाज़ सब देख लो, पहले क्लियर है सब स्टार्ट करने से पहले? वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, फाइन, ठीक है। तो शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आइसोमरिज्म जो टॉपिक है आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, तो पूरा आइसोमरिज्म डिस्कस करते हैं। तो मैं शुरू से बताऊंगा सारी चीज़ें और क्वेश्चंस भी करेंगे, और जिसमें ज़्यादा डाउट होगा वो थोड़ा और डिटेल में भी करेंगे, ठीक है। मनन चौधरी, ब्लैक स्क्रीन आ रही है कोई कह रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो। मुझे लगता है यहाँ से एकदम सब सही है, आप अपने एंड में एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक। फाइन, यार एक बार ठीक है, मतलब कुछ बच्चे लिख रहे हैं थोड़ा ब्लैक स्क्रीन आ रही है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे एंड में तो सब सही है वैसे। क्लास नॉट स्टार्टेड, यस नॉट स्टार्टेड, बस स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चों को ठीक से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि दोबारा से कुछ कर लूँ। सो नाउ इट इज़ फाइन टू ऑल, सबको आप दिखने लगा? एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो जो आइसोमरिज्म चैप्टर है उसकी अगर हम बात करें तो इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज आइसोमरिज्म का बेसिक डेफिनेशन, आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। टू मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज आइसोमर्स। तो ओवरऑल आइसोमरिज्म दो पार्ट के हैं। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज आइसोमर्स। आवाज, तो ओवरऑल आइसोमरिज्म दो पार्ट के हैं। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यार आज बहुत गड़बड़ हो रही है, मुझे बस 2 सेकंड का टाइम देना। फाइन, अब ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है और एक स्टीरियो आइसोमरिज्म है। और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म रिलेटिवली इजी है। उसका रीज़न क्या है कि कोई भी टू मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस है तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर इट इज फर्दर सब डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कि अभी आप देख भी रहे हो, एक क्या है फंक्शनल आइसोमर, जब दो मॉलिक्यूल सेम होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आएगा, उसको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर। एक होता है पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर का मतलब हो गया कि कोई भी दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पोजीशन में डिफरेंस है। चेन आइसोमर, मेटामर, रिंग आइसोमर और टॉटोमर, हम इसकी बात करते हैं। दूसरी चीज है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी के चैप्टर्स के लिए भी। तो स्टीरियो आइसोमर वो होते हैं जब कोई भी टू मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ए और बी, और इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। तो ये दो चीजें याद रखना कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। कई बार स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डाउट आता है, तो आप क्या करना, अगर इसका आईयूपैक्ट नेम इसका आईयूपैक्ट नेम सेम है तो समझ जाओ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। तो अगर टू मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, वो स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। और बेस्ड ऑन द डिफरेंस, स्टीरियो आइसोमर 3 टाइप का है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फॉर्मेशनल। तो ज्योमेट्रिकल का मतलब हुआ सेम मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। सेम मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकल रोटेशन में डिफरेंस है। सेम मॉलिक्यूल है, एनर्जी में डिफरेंस है। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन हो गई किसकी, आइसोमरिज्म्स की।
अब आते हैं कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर फटाफट कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये इजी भी है। देखो चेन आइसोमर में आप क्या करना है कि अगर आपके आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो आप नंबरिंग करते हो वो नंबरिंग में अगर डिफरेंस है तब चेन आइसोमर होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ब्यूटेन में देखो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 4 है, जबकि आइसोब्यूटेन में जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो 3 है। तो इसमें चेन में 4, इसके चेन में 3, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, C4H910 है ना, C4H10, इसका भी C4H10। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन पेरेंट चेन 4 मेंबर की है, पेरेंट चेन 3 मेंबर की है, इसीलिए ये चेन आइसोमर होगा जिसमें चेन में डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, क्लियर। नाउ फंक्शनल आइसोमर का क्या मतलब है, देखो एसीटोन का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो वो आता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और अगर आप एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको मिलेगा CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। बोथ द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और आप ये देखो कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोनिक का, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड का। तो अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और फंक्शनल ग्रुप ही बदल गए तो वो फंक्शनल आइसोमर हो गया। पोजिशनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे और पेरेंट चेन जो आपकी है वो भी सेम होगी। देखो दोनों तरफ 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3। द ओनली डिफरेंस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप फर्स्ट पे है, हाइड्रोक्सी ग्रुप सेकंड पे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोजिशनल आइसोमर। मेटामरिज्म एक्सटेंशन होता है एक्चुअल में पोजिशनल का, बट बहुत जगह यूज होता है इसलिए इसको हमने अलग करके रख लिया। तो इसमें क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, ये मेटामर है इसका। देखो यहाँ 2 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 1 कार्बन। तो अगर यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे O है, ये CH2 CH2 CH3 है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1। तो जब 3 और 1 थे और यहाँ कितने कितने हो गए, 2 2। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेटामर्स। तो मेटामर्स के अलावा रिंग चेन आइसोमर क्या होते हैं, अगर मान लो आपके पास ब्यूटीन है और आपके पास साइक्लोपेंटेन है, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक, तो उसको रिंग चेन आइसोमर भी कहते हैं। ये भी एक रिंग चेन आइसोमर का एग्जाम्पल है। ये वाला पार्ट जो है वो रिलेटिवली इजी है, थोड़ा फास्ट किया। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो फटाफट करना। मेघना ठाकुर, एक बार आप स्क्रीन ब्लैक आ रहा है तो रिफ्रेश कर लो, ठीक हो जाएगा। चेन आइसोमर सिर्फ हाइड्रोकार्बन में वैलिड है। सिद्धार्थ, अगर आप पेरेंट चेन की बात करोगे तो यस, पेरेंट चेन अगर आप हाइड्रोकार्बन को देखोगे, अल्कोहल भी अगर होता तो चेन आइसोमर हम यूज कर सकते थे। मेटामरिज्म कौन कौन से ग्रुप करते हैं, मेटामरिज्म देखो एक जनरली आपको ईथर में देखने को मिलेगा, कई बार एस्टर्स में भी देखने को मिलते हैं। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अब ये CH3 को आप यहां ले आओ तो भी मेटामरी कहलाते हैं। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड में भी आप मेटामर्स को दिखा सकते हो, तो ये चीजें होंगी। ठीक है, आदर्श में टॉटमर में अभी नहीं आया, मैं आऊंगा। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटा, ये दोनों सबके समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। अगर मैं आप कुछ पूछूंगा तो बता दोगे आप सब। चलो मैं एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने बोर्ड में एक लिखा है एग्जांपल कि यहाँ पे एक OH, ये हो गया आपका CH3, और एक थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं मैं, OCH3। मुझे बताना जरा A और B कौन सा आइसोमर है, A और B कौन सा आइसोमर है, जल्दी लिखना। स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन सी कैटेगरी में, जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया उसमें, फटाफट। सर ऐप पे चल रहा है बट ब्राउजर पे दिक्कत आ रही है। अच्छा अच्छा, फंक्शनल बिल्कुल ठीक है, बिकॉज दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये ईथर है, तो ये इजी है आइडेंटिफाई करना, इसीलिए देखो सारे बच्चे सही ही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं, मान लो मेरे पास ऐसा कंपाउंड है ये, और CH2 CH2O CH3, और अगर मेरे पास एक कोई एक सिंपल सा और छोटा सा मॉडिफाइड कंपाउंड है इसका ये, तो ये कौन सा आइसोमर होगा, फटाफट बताओ। ये कौन सा आइसोमर है, बिल्कुल ठीक है, मेटा आइसोमर। तो ये मेटामर है क्योंकि आपने ऑक्सीजन के अलॉन्ग ग्रुप्स को चेंज किया। यार स्ट्रक्चरल आइसोमर के क्वेश्चन जनरली जेई में तो पूछते नहीं है, एडवांस में तो एटलीस्ट नहीं पूछते। कई बार ना नंबर्स के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, और वो अपने आप में बड़ा लंबा क्वेश्चन होता है। नंबर के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो जैसे ना आपको बोल देंगे कि एक मॉलिक्यूल है
H10, इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, आप टोटल आइसोमर बनाओ। इजी क्वेश्चन है बट टाइम टेकिंग है। 4 कार्बन है तो फिर भी इजीली हो जाएगा, बट अगर यही चीज अगर 7-8 कार्बन होती तो बहुत टाइम लगता। 4 कार्बन है तो आप क्या करना, पहले 4 मेंबर सबसे बड़ी चेन बनाना 4 की, तो पहला आइसोमर तो ये हो गया। सेकंड आइसोमर में आप क्या करो, 3 मेंबर बना के एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा दो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही दो पॉसिबिलिटीज है और कुछ हो ही नहीं सकता। तो C4H10 के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए, 2। सिमिलरली अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि C5H10 है, उसके कितने आइसोमर है, तो देखो अब नंबर ऑफ आइसोमर बढ़ते चले जाएंगे। C5 में पहला काम क्या करोगे आप, 5 मेंबर चेन बना लो, 1 2 3 4 5, तो ये एक 5 मेंबर हो गई, तो ये पेंटेन है। अब आप 4 मेंबर बना लो, 1 2 3 4, 4 में एक मिथाइल यहां आ जाएगा, तो 4 में 2 आइसोमर बन सकते हैं, एक ही आइसोमर 4 में ही बनेगा। अब आप क्या करो, 3 मेंबर बना लो और 2 मिथाइल ग्रुप यहां लगा लो, तो इसका मतलब है ये एक कंपाउंड और बन गया। तो इस तरह से आपको एक एक कंपाउंड करके ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कितने हैं। जेई में कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके भी पूछते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, थोड़ा फास्ट सॉल्व करना, नोटबुक और पेन लेके रखना। मान लो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, यहां पे O है, यहां पे OH है और ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है। आप ये बताओ इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, कंडीशन भी अप्लाई कर देते हैं, वो हर सभी में बेंजीन होनी चाहिए, बेंजीन को चेंज नहीं करना है। अब बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड होगा ना उसमें, अच्छा शुभम मैंने शायद C4H10 लिख दिया था क्या, तो डबल बॉन्ड तो नहीं हुआ ना, आल्केनी तो है, 2N+2। C5H10, हाँ C5H10 में डबल बॉन्ड होता। इसके कितने आइसोमर बना पा रहे हो आप, 5 4 4 3, तनवीर 1, अमन 3, आदर्श 4, सिद्धार्थ 4, सैनी गुप्ता 4 ही आ रहे हैं, मेरे 4 से ज्यादा आ जाएंगे वैसे। चलो ट्राई करके देखते हैं। एक तो ये खुद ही हो गया, तो इसके 3 आइसोमर ले लेते हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा। चलो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी करते रहना। 3 तो ये हो गए, और एक 4th ऐसा ले लेते हैं, OCH3 4। 5 में एक अल्कोहल भी तो बना लेंगे, ये तो 3 4 5, तो करेक्ट आंसर वैसे 5 होना चाहिए। करेक्ट आंसर कितने होने चाहिए, 5। तो ये वाला एक भूल गए होगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप की गलती होती है कि अगर आप एक भूल गए तो एक नंबर ही अपने आप कम आ जाएगा, ठीक है। उमंग अपना क्वेश्चन पूछो, चैट नॉट विजिबल, चैट विजिबल है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली अगर थोड़ा बहुत इस तरह का चेंज करके मैं और भी पूछ सकता था। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है इस टाइप का, है ना, आप इसमें भी आप नंबर ऑफ आइसोमर निकालने को बोला जा सकता है, बस कंडीशन है कि 3 मेंबर रिंग सब में होनी चाहिए। तो कितने आइसोमर बना सकते हो इसके काउंट करके बताना। CH2OH मिस सभी से होता है, तनुप्रिया। मयंक ज्यादा आगे मत बढ़, अभी धीरे धीरे करते हैं, सब में पहुंचेंगे, R और S में भी पहुंचेंगे। इसके कितने आइसोमर बना सकते हो आप, 3 मेंबर रिंग है, एक जगह मिथाइल है और एक जगह इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 मेंबर रिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, ये हमें सब में रहना चाहिए। तो कितने आइसोमर होंगे, 2 ही आ रहे हैं, नहीं यार 3 4 बढ़ते जा रहे हैं। देखता हूं मैं, 1 तो ये खुद ही है, स्ट्रक्चरल बोला है तो ज्योमेट्रिकल देखने की जरूरत नहीं ना हमें। एक में तो दोनों में लगा लेते हैं, ये सेकंड हो गया, प्रोपाइलिक ग्रुप बना दें, 1 2 3, तो एक ये हो गया और एक ये भी तो बन सकता है और एक ये भी बन सकता है और एक ऐसा भी बन सकता है। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 आइसोमर्स आ गए। 6 से ज़्यादा किसी का आया तो वो कमेंट में लिखना। मैं एक बार और देख लेता हूँ, 6 से ज़्यादा तो नहीं आ रहा। मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिए हैं, इथाइल कॉम्बाइन करके कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 6 ही आने चाहिए, परफेक्टली फाइन। तो अब आप ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर अगर स्ट्रक्चर में पूछते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत टाइम लग सकता है आपको सॉल्व करने में, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्ट्रक्चरल आइसोमर में, ठीक है। तो अब आते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर। मैंने आपको कहा कि 5 टाइप के थे, जिसमें 4 टाइप अभी आपने देखा। टॉटोमर में अब सब लिख भी रहे थे कि
सर एक दूसरे रिंग भी बन सकते हैं। नहीं, उसमें अग्नि लिखा हुआ था कि 3 मेंबर रिंग आप नहीं बदल सकते। अगर 3 मेंबर भी बदलेंगे तो फिर तो आप बना भी नहीं सकते यार, फिर तो 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, फिर तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, वो हमेशा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं उस मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी ज्यादा होते हैं। ठीक है सर, अगर एक से ज्यादा आइसोमर शो करें तब प्रायोरिटी क्या होगी? मेरी समझ नहीं आया आयुष, आप क्या बोलना चाहते हो? एक से ज्यादा आइसोमर का मतलब क्या हुआ? आप एक से ज्यादा होगा तो आपको तो नंबर ही पूछा जा रहा है, आप सारे नंबर बताओ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है संजीव, रिफ्रेश करना। तो मैं टॉटोमरिज्म स्टार्ट कर रहा हूं। तो टॉटोमरिज्म में आप सबको डाउट है, मैं पहले इसके बारे में समझाता हूं। तो मैंने एक एंथैल्पी लिखी है तुम्हारे समझने के लिए, ये एक्चुअली में क्या है ये भी मैं बताता हूं। देखो टॉटोमरिज्म कहां पे ऑब्जर्व करते हैं? कभी भी ना आपको अगर कीटोनिक ग्रुप दिखाई दे, कार्बोनाइल ग्रुप, और उसके अल्फा कार्बन में अगर हाइड्रोजन दिखाई दे, ध्यान से सुनना, एनी कीटोनिक ग्रुप और सॉरी एनी कार्बोनाइल ग्रुप हैविंग अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन में ये हाइड्रोजन है, तो वो टॉटोमर शो करता है। अब क्यों करता है और किस तरह से होता है, मैं इसकी बात करता हूं सबसे पहले। और टॉटोमर है क्या? देखो, ये ना एक इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम में कैसा? इस कार्बन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाता है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे चला जाता है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे O, यहाँ पे H, इस टाइप का आ जाता है। ये देखो, ये क्या है? कीटो फॉर्म। ये क्या है? कीटो। और ये क्या है? इनॉल। इनॉल क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए आप ENE कहते हो और OH के लिए आप OL कहते हो, तो ये इनॉल हुआ। इसकी मैकेनिज्म दो टाइप से हैं, एक एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म होता है और एक बेस कैटालाइज मैकेनिज्म होता है। हाइपर कंजुगेशन नहीं है मयंक मित्तल, ये हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल भी नहीं है। हाइपर कंजुगेशन में ना ऐसे पाई बॉन्ड बनते नहीं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ये परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड है। तो कोई भी कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो रहा है और ये इक्विलिब्रियम में है तो इसको कीटो और इनॉल फॉर्म कहते हैं, और इसी को टॉटोमर कहते हैं। अब इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड ऑर्गेनिक में बहुत सारे होते हैं, उन सभी कार्बोनाइल कंपाउंड में टॉटोमर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब जरा इस एग्जाम्पल को देखो, मैंने इसमें क्या करने की कोशिश की ये समझाता हूँ। मैंने एक कीटो फॉर्म लिया है, C डबल बॉन्ड और अल्फा पे एक हाइड्रोजन है, इसका एक इनॉल बनाया जहां पे एक डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे एक OH आ गया। ये कीटो फॉर्म है क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये इनॉल फॉर्म है क्योंकि ENEOL जो कंपाउंड है, डबल बॉन्ड भी है और OL ग्रुप भी है। देखो, मैंने ना एंथैल्पी के डिफरेंस की बात की है, डेल्टा H का डिफरेंस। क्या डिफरेंस है समझना। इसका अगर मैं डेल्टा H फॉर्मेशन लूं, ये कहां से बॉन्ड्स लिखे हैं मैं ये बताता हूं। देखो, मान लेते हैं कि मैं ना एक कीटोन ले लेता हूं। ये सिंपल सा कीटोन कौन सा है? एसीटोन। तो मैंने एक एसीटोन ले लिया। अगर मुझे इस एसीटोन का डेल्टा H फॉर्मेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं लूंगा 3 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 प्लस हाफ O2 गिव राइज टू दिस वन। तो मैं अगर इसका डेल्टा H फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो क्या होगा? सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी की जरूरत पड़ गई कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें मैंने 3 मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने 3H और H के बॉन्ड को तोड़ दिया, और फिर मैंने हाफ O और O के बॉन्ड को तोड़ा। और क्या क्या बॉन्ड बनाए ये देख लो, 2C बॉन्ड बनाए हैं, 6C और H के बॉन्ड बनाए हैं, और एक C डबल बॉन्ड O बनाया है। ये लाइन समझ आई कि नहीं आई? अब क्या करो, जैसे मैंने ना कीटोन का डेल्टा H फॉर्मेशन निकाला, आप इनॉल का भी निकालो। तो जो इनॉल का और कीटोन का डेल्टा H फॉर्मेशन निकालोगे, उसमें ये वाली एनर्जी कांस्टेंट होगी। ये मानते होगे कि सब में यही वाले बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे होगे। कीटो और इनॉल में जो डेल्टा H फॉर्मेशन का डिफरेंस आएगा वो इन बॉन्ड्स में आ रहा होगा। वो डिफरेंस मैंने यहां लिखा है। देखो, जब आप ये बना रहे होते हो कीटो फॉर्म, तो आप इस टाइप के बॉन्ड्स को बनाते हो और इस टाइप के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। तो उसका जो डिफरेंस है, उन दोनों डेल्टा H फॉर्मेशन का जो डिफरेंस है वो लोगे तो आपको मिलेगा कि 12 किलो कैलोरी पर मोल जो है कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनॉल से ज्यादा है। अगर कोई सिंपल कीटोन है और इनॉल है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 12। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास एक कीटो फॉर्म है जो कि इक्विलिब्रियम में है इनॉल के, और इसमें इसकी एनर्जी 12 किलो कैलोरी कम है, इसका मतलब अगर मैं इसका K इक्विलिब्रियम लिखूं तो वो क्या आएगा? वो आएगा इनॉल डिवाइडेड बाय कीटो फॉर्म। अब क्योंकि कीटो ज्यादा स्टेबल है इसलिए K इक्विलिब्रियम जो है वो लेस देन 1 होगा। तो इन जनरल, मैं ये कह रहा हूं इन जनरल,
between keto and enol, keto form is much more stable than enol form. Keto form is much more stable than enol form. अगर कोई पूछे जनरली कितना स्टेबल है तो 12 किलो कैलोरी पर मोल स्टेबल है. वीडियो इज बफरिंग लिख रहे हैं बच्चे. सभी का बफर कर रहा है या कुछ ही बच्चों का कर रहा है यार? ठीक है. तो अब मैं एक ये जनरल स्टेटमेंट, इसको देख के कोई चीज कंक्लूड मत करना. मैं कंक्लूड करके दिखाता हूं तुम्हें क्या है. अगर मुझे कोई कीटो फॉर्म दे और इनॉल फॉर्म दे तो मैं बोलूंगा कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल. कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों है? उसका रीजन है डेल्टा एच फॉर्मेशन. कितना स्टेबल है? 12 किलो कैलोरी. अब इससे ना क्वेश्चन क्या पूछते हैं? देखो, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं टॉटोमरिज्म से और अच्छे क्वेश्चन आते हैं. पहला टाइप का क्वेश्चन आपको बोलेंगे कि यार कीटो है और इनॉल है, इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? अब आप बोलोगे कीटो ही ज़्यादा स्टेबल है. तो कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जहां इनॉल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जो मैं अभी बता दूंगा. तो उसमें इनॉल ज़्यादा स्टेबल होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं वो ये आइडेंटिफाई करने को देते हैं कि इसमें कीटो इनॉल होगा या नहीं होगा, बस, और कुछ नहीं आता. क्लियर है सर? अगर कीटो इनॉल से ज़्यादा स्टेबल है तो वो इनॉल फॉर्म क्यों बनाता है? आदर्श ऐसा नहीं होता यार. ठीक, जैसे ना मान ले ए गिव राइज टू प्रोडक्ट है. ठीक है, मैं इस रिएक्शन को का काइनेटिक्स दिखाता हूँ. ये कीटो इनॉल ही ले ले तू. ये ए है और इससे तेरे को प्रोडक्ट मिलता है. देख, ये ए और ये प्रोडक्ट और ये एनर्जी है. ठीक है. अब देख, ये ना फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है. अब इसका मतलब स्टेबल कौन है? ए ज़्यादा स्टेबल है पी से. तो क्या ये स्टेटमेंट तुम दोगे कभी कि ए और पी में ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये पी कभी देगा ही नहीं? ऐसा तो नहीं होता. आप ये बोलोगे कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होगा और बैकवर्ड में ज़्यादा होगा. डेल्टा जी को जीरो तो करना ही है. इसलिए कीटो और इनॉल में ऑल्दो कीटो इज मोर स्टेबल, लेकिन हर कीटो अपने अपने इनॉल के फॉर्म में इक्विलिब्रियम में रहते हैं. और उस इक्विलिब्रियम में एक मैं डेटा आपको बताता हूँ. एसीटोन का डेटा मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ. अगर आप एसीटोन लेते हो तो ये तो कीटो फॉर्म है ना. अब आप इसका इनॉल बना लो. तो अगर इस कीटो का आप इनॉल बनाते हो तो ये C डबल बॉन्ड OH होगा. इसमें ना कीटो 99.99% होता है और ये 0.01% होता है. तो ये स्टेबल है इसीलिए 99.9 है. बट आप ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल नहीं बनेगा. हर एक कीटो अपने अपने इनॉल फॉर्म में रहता है अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो. क्लियर? तो सबसे पहले मैं तुम्हें वो बताता हूं कि यार टॉटोमरिज्म किन किन जगहों पे कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं. तो पहला केस जो मैंने लिया है वो ARCH का है. अब यहाँ पे जो AR है वो बहुत बल्की ग्रुप है, इसको मैंने AR लिया. इतना बड़ा तो मैं लिख नहीं सकता. अब देखो, ये बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है और ये आपका कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म है. और ये आपका कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है. थोड़े बॉन्ड छूट गए, मैं एक बार और यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ. सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस: AR डबल बॉन्ड COH. मैं एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, बस इतनी एग्जाम्पल समझ जाओ काफ़ी है. ये आपका इनॉल फॉर्म है और अगर मैं इसका कीटो फॉर्म बनाऊं तो वो आ रहा है ऐसा: ARC डबल बॉन्ड OH. अब ध्यान से सुनना. इन जनरल तो हम कहते हैं कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है इनॉल फॉर्म से, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए. एक डिफरेंस आता है यहाँ पे. देखो AR क्या है? AR एक बल्की ग्रुप है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत बड़ा. अब आपको पता है ऑर्गेनिक में ना स्टेरिक हिंड्रेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. रिपल्शन तो बहुत होंगे. जरा सोच के देखो, इसके इनॉल फॉर्म में ये वाला जो कार्बन है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज है. इसका मतलब है दो बल्की ग्रुप के बीच का जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 120 डिग्री का. लेकिन जब आप कीटो बनाते हो तो ये वाला जो कार्बन है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज है और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो आ रहा है 109 का. अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप चाहोगे कि बल्की ग्रुप तो दूर रहें. अब दूर कब होगा? जब 120 में होगा. तो अब बिटवीन कीटो एंड इनॉल कौन सा स्टेबल हो गया? इनॉल. क्यों स्टेबल हुआ? क्योंकि यहाँ रिपल्सिव फोर्सेस कम हैं. तो ये एक्सेप्शनल केस तो हुआ नहीं, इसमें एक नई इंफॉर्मेशन एडअप हो गई. ऐसी नई इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो 5 टाइप या 4 टाइप के इंफॉर्मेशन है. पहला है कि बिटवीन, पहला स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, बिटवीन कीटो एंड इनॉल विच इज मोर स्टेबल? कीटो, कोई डाउट नहीं है. सेकेंड पॉइंट, अगर स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप लगे हैं तब इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा. रेजोनेंस हो रहा है तो इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा. हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है तब इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा. एरोमेटिसिटी आ गई, इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा. स्टेरिक रिपल्शन मिनिमाइजेशन हुआ तब इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा. यही मैं 5 केसेस आपको भी समझाऊंगा अभी. तो पहला केस में मैंने क्या लिया? पहला केस में मैंने ये लिया कि कितना स्टेरिक हिंड्रेंस था. सेकंड केस में आते हैं. सेकंड केस में जो मैंने मॉलिक्यूल लिए हैं वो CF3 के फॉर्मेट में है. देखो क्या है ये है CF2
सॉरी ये स्ट्रक्चर सही नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख के दिखाता हूँ। CF3 ये H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये आपका ना कीटो फॉर्म है क्योंकि मैंने कार्बोनाइल बनाया है। अब जरा इसका इनॉल भी देख लो, CF3 डबल बॉन्ड COHH। देखो जरा, देखो CF3 में 3 फ्लोरीन है और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। कल्याणी आपने लिखा ये एल्डिहाइड है। यार जनरली क्या होता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड को इन जनरल आप कार्बोनाइल कंपाउंड में टॉटोमरिज्म एग्जिस्ट करता है ये कहते हो। टॉटोमरिज्म का कॉमन नेम कीटो इनॉल है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कीटो में है, वो हर एक कार्बोनाइल में होता है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। क्लियर? तो अच्छा, अब आप इसको देखो, ये CF3 जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इन दोनों के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, ध्यान से सुनना, इन दोनों के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक। ये एसिडिक होगा तो ये जल्दी बाहर निकलेगा, और अगर ये जल्दी बाहर निकलेगा तो डबल बॉन्ड बना देगा। इस वजह से इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से ये एसिडिक हो गया, एक रीजन है। दूसरा, यहाँ जो पाई क्लाउड है ना, उसकी डेंसिटी भी इसके -I से स्टेबल हो जाती है। दिस इज द ओनली रीजन कि यहाँ पे इनॉल ज्यादा स्टेबल है। तो ये सेकंड केस हुआ। पहला केस में इनॉल स्टेबल हुआ था, स्टेरिक रिपल्शन कम हो रहे थे। दूसरे केस में इनॉल स्टेबल हुआ क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट थे। थर्ड केस आसान है, ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। ये आपका कीटो फॉर्म हो गया और ये आपका इनॉल फॉर्म हो गया। यहाँ इनॉल फॉर्म इसीलिए स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक हो गई रिंग, और यहाँ ये एरोमेटिक नहीं थी। तो 3 केसेस समझ आया। पहला केस में स्टेरिक रिपल्शन से कमी हो गई, सेकंड केस में एसिडिक हाइड्रोजन, थर्ड केस में एरोमेटिसिटी। सर इसमें लोन पेयर रिपल्शन का भी रीजन दे सकते हैं सिद्धार्थ, इसमें बहुत सारे रीजन दे सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन भी एक है, बट मेजॉरिटी रीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो कमिंग अप टू फोर्थ केस। फोर्थ केस में भी बहुत इजी है। देखो आप, ये एरोमेटिक हो गया, ये नॉन एरोमेटिक है। मैं इसको लिख रहा हूं नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, इसलिए इसको तो आप कीटो फॉर्म बोलोगे ना। यहाँ डबल बॉन्ड O है और ये देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड OH है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? इनॉल फॉर्म। तो बिटवीन कीटो इनॉल, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ एरोमेटिसिटी की वजह से इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया। ये नाइट्रोसो फॉर्म है, ये ऑक्साइम फॉर्म है। तो ये बॉन्ड एनर्जी से क्लासिफाइड है। अगर आप बॉन्ड एनर्जी निकालोगे तो उससे ये प्रूव होगा कि इनॉल फॉर्म की बॉन्ड एनर्जी रिलेटिवली कम होती है और ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। इसलिए नाइट्रोसो फॉर्म और ऑक्साइम फॉर्म में ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ये फॉर्म आपको तब मिलेगा जब यहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा। ये लाइन याद रखना। इसका कोई रीजन नहीं है, बॉन्ड एनर्जी रीजन है। अगर आप थर्मोडायनेमिकली बॉन्ड एनर्जी को अप्लाई करोगे तो रीजन मिल जाएगा। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो ये आपका फर्स्ट केस में मैंने क्या लिया था? स्टेरिक रिपल्शन। सेकंड केस में मैंने क्या लिया था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। थर्ड केस में मैंने क्या लिखा था? एरोमेटिसिटी। फोर्थ केस में क्या है? एरोमेटिसिटी। फिफ्थ केस में क्या है? नाइट्रोसो। फाइन। सो अब आते हैं हम नाइट्रियन AC टॉटोमरिज्म। ये भी एक कॉमन है, मतलब कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं करके मैंने लिख दिया, और ये भी आसान सा है। नाइट्रोफॉर्म आप सबने देखा होगा, और नाइट्रोफॉर्म में भी ना, अगर आप इसको ठीक से देखो तो इस कार्बन में अगर हाइड्रोजन लगा है और नाइट्रो ग्रुप आप लगाते हो तो ये भी एक तरह का कीटोनिक फॉर्म है। रीजन क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड N, और ये आ जाएगा OH, ये हो जाएगा O-। समझ आ रहा है? तो इसको कहते हैं एस फॉर्म। तो याद रखना, बिटवीन नाइट्रो एंड एस फॉर्म, नाइट्रो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एस फॉर्म। ये लाइन समझ आई? नाइट्रो फॉर्म क्यों स्टेबल है? अगेन थर्मोडायनेमिक्स से अगर आप निकालोगे डेल्टा H फॉर्मेशन से। तरुणा गुप्ता, एरोमेटिसिटी है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हाँ वो तो ठीक है, आप, मेरे को लगता है पुराने में है। तनवीर यस मैं कर दूंगा, अभी आप इसमें कॉन्सेंट्रेट करो यार एक एक चीज को। ठीक है, इमिन और इनैमिन के टॉटोमरिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से आप ये देखना कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो इमिन्स आर मोर स्टेबल्स। अब आते हैं हम इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, तो थोड़ा आराम से सुनना, तब समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, जनरली थोड़ी देर के लिए ऐसे समझते हैं कि अगर मेरे पास कीटो फॉर्म है तो आप ये बोलोगे कीटो फॉर्म है तो C डबल बॉन्ड O, ये वाली चीज बाद में पढ़ना, मेरी बात सुनना। C डबल बॉन्ड O है, ये कीटो है। अगर मेरे पास इनॉल है तो जब ओनली डिफरेंस ही कि यहाँ पे OH होगा, है ना, और साथ में एक डबल बॉन्ड होगा, चलो उसको कंसिडर ना भी करें तो ये डिफरेंस है। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो समझ आया कि नहीं बताना। दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनॉल फॉर्म। अच्छा,
कीटो फॉर्म में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है और इनॉल फॉर्म में भी ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से रिलेट करूं तो आप ये बोलोगे यार कीटो फॉर्म का पार्शियल नेगेटिव जो है इनॉल के पार्शियल नेगेटिव से ज्यादा है। ये बात मानते हो? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखता होगा। तो ये वाला जो पार्शियल नेगेटिव है वो आपके इनॉल के पार्शियल नेगेटिव से कहीं गुना ज्यादा है, ये वाला नेगेटिव। ये लाइन समझ आई? अच्छा, अब एक नई बात और भी है। इनॉल फॉर्म में ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है तो पार्शियल प्लस भी है, लेकिन कीटो फॉर्म में वो पार्शियल प्लस नहीं है। कैन आई से कि इनॉल फॉर्म के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कीटोन आपस में नहीं बना सकता। तो अब इसी एक बात को लेकर के सॉल्वेंट में कीटो और इनॉल की परसेंटेज में डिफरेंस आता है। कैसा डिफरेंस सुनना। बिटवीन कीटो एंड इनॉल ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा है? कीटो फॉर्म है। लेकिन अगर आप गैस फेज लेते हो तो इनॉल फॉर्म की परसेंटेज 92% होती है और कीटो फॉर्म की 8%। इसका मतलब गैस फेज का मतलब कि आपने गैसियस मीडियम में उसको रखा है, सारे के सारे इवापोरेट करके। नाउ द पॉइंट इज कि गैसियस फेज में इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, उसका रीजन समझना। देखो, अगर गैस फेज आप ले रहे हो तो आपने कोई सॉल्वेंट नहीं लिया। अगर आपने कोई भी सॉल्वेंट नहीं लिया, सर आपके पेन का साइज तो ऑलरेडी छोटा ही है यार। देखो, गैसियस स्टेट में आपने अगर कोई भी सॉल्वेंट नहीं लिया तो क्या होगा? कीटो फॉर्म अगर लिया है आपने तो कीटो फॉर्म में ना पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव तो नहीं है। अब पार्शियल पॉजिटिव नहीं है तो गैसियस फेज में तो कीटो से कीटो का हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप इनॉल फॉर्म की बात करोगे तो उसमें तो पार्शियल नेगेटिव भी है और पार्शियल पॉजिटिव भी है। तो अगर इनॉल फॉर्म होता, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस दोनों हैं, तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते। इसका मतलब गैसियस फेज में इनॉल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे जिससे एडिशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। एडिशनल स्टेबिलिटी मिलेगी तो कीटो फॉर्म धीरे धीरे इनॉल में कन्वर्ट होते जाएंगे क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। इसलिए गैसियस फेज में इनॉल की परसेंटेज 92% तक पहुंच जाती है। सेम वे एन हेक्सेन यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट, इस पे भी इनॉल की परसेंटेज काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप पानी, पोलर सॉल्वेंट, इसकी बात करोगे तो क्या होगा समझना। पानी लोगे तो आप कीटो और इनॉल में एक डिफरेंस है कि पार्शियल नेगेटिव कीटोन का भारी पड़ता है। अब पार्शियल प्लस तो वाटर में है ही है, दे देखो। अब ये पार्शियल प्लस तो इस ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। इसलिए वाटर में क्योंकि कीटोन का हाइड्रोजन बॉन्ड की इंटेंसिटी और उसके चार्ज की अवेलेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा है, इसलिए उसकी परसेंटेज भी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट हमारे स्टार्ट कहां से होते हैं? पोलर से, और मान लो वो नॉन पोलर तक गए। तो जैसे जैसे आप नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ मूव करोगे इनॉल की परसेंटेज बढ़ेगी, कीटोन की घटेगी। और नॉन पोलर से पोलर की तरफ मूव करोगे तो कीटोन की परसेंटेज बढ़ेगी और इनॉल की कम होगी। ये एक इंपैक्ट है सॉल्वेंट का सारे कीटो और इनॉल से। एक चीज और भी है, वो ये कई बार एग्जाम में ना इस टाइप के स्ट्रक्चर भी दे देते हैं आपको कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ है और इसका इनॉल बनाओ। तो देखो, इसका इनॉल आप कैसा बनाओगे? यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एक ओ एच और ये एक डबल बॉन्ड। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गया और रेजोनेंस में भी आ गए, तो इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब वो अलग चीज पूछेंगे। अब आपसे ये पूछेंगे कि मान लो ये ए है, एक और कीटोनिक ग्रुप है जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे ओ आर है, और इसका भी आप इनॉल बना लो। तो देखो, इसका इनॉल आप ऐसा बना लोगे ओ आर, ये एक ओ एच डबल बॉन्ड। अब ये बताओ ए और बी में किसका इनॉल ज्यादा स्टेबल है? दैट मीन्स टू डिफरेंट मॉलिक्यूल और उनके इनॉल को कंपेयर करने की बात चल रही है। ए और बी, इन दोनों में किसका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? फटाफट बताना, थोड़ा फास्ट करना। ए का इनॉल फॉर्म, सही कह रहे हो आप, ए का इनॉल फॉर्म। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, मैं इसका रीजन समझाता हूं। देखो, ए में यहां पे ना कोई भी रेजोनेंस नहीं है, लेकिन जैसे ही इनॉल बन गए रेजोनेंस स्टार्ट हो गया। लेकिन बी में ना पहले से एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहे थे इनके साथ, लेकिन जब आप यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन लाओगे तो आप यही बॉन्ड जो पहले इसके रेजोनेंस में जा रहे थे, आप उसको एक नया रेजोनेंस भी मिल गया।
ये रीजन है कि पुराना रेजोनेंस का इफेक्ट को थोड़ा कम करके नए रेजोनेंस पे जा रहे हैं तो रिलेटिवली स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। ऐसे कई केसेस आपके सामने आएंगे। फाइन, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज में जिसका नाम है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में आई होप ज्यादातर बच्चों को यार डाउट ही होगा, तो थोड़ा सा स्लो करते हैं इसको, आराम आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। सर इन ऑल पोलर द इम्पैक्ट आर सेम, पोलर प्रोटिक पोलर एप। ज्ञानेंद्र, जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी कीटो फॉर्म की परसेंटेज रिलेटिवली उतनी ज्यादा बढ़ते चले जाएगी, ठीक है। कोई डाउट? तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आते हैं। पहली बात ना, स्टीरियो केमिस्ट्री अक्षमित सक्सेना ऐसा नहीं है। रेजोनेंस, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए आपके, सॉरी मैं आंसर नहीं कर पाया, एक एक करके पढ़ता हूँ आपके आंसर देता हूँ। सर जैसे कि कंपाउंड में मेटामर पोजीशन दोनों शो करते हैं तब उसमें क्या बोलेंगे? मेटामर और पोजीशन दोनों शो करते हैं तो आप उसको मेटामर बोलोगे आयुष। कुणाल अपने सवाल को पूछो, लास्ट क्वेश्चन फटाफट बोलो, ठीक है। चलो अब जितने कमेंट आए थे एक आंसर कर दिए, मैं अब स्टीरियो केमिस्ट्री में जा रहा हूँ तो मैं वापस नहीं आऊँगा, चले जाए, मूव कर जाए फटाफट, ठीक है। देखो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं। अभी मैंने अपनी इमेज हटा रखी है, आप बस सुनना है आपको, अभी कमेंट नहीं देख पाऊंगा इसलिए आराम से करना, ठीक है। मैं थोड़ी देर में सेट निखिल मैं पब्लिक कर दूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ थ्योरी उसके बाद। अच्छा, स्टीरियो आइसोमर जो हैं वो होते क्या हैं, पहले तो इसको समझते हैं। इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है यार, स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं करके। जनरली होता क्या है कि कोई भी आप टू मॉलिक्यूल ले लो और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, तो वो हम कहते हैं कि वो स्टीरियो आइसोमर है। इसका क्या मतलब है? होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, तो वो तो मॉलिक्यूल ही सेम हो गए, तो फिर वो स्टीरियो आइसोमर कैसे होगा? अच्छा, स्क्रीन ब्लैक हो गई है, नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। तो देखो पॉइंट ये होता है कि मान लेते हैं, अब मैं कमेंट नहीं देखूंगा, 10 मिनट बस मुझे बोलने देना, 10 मिनट तक कोई आंसर नहीं करूंगा, बस मुझे स्टीरियो केमिस्ट्री की बेसिक चीजें समझाने देना। देखो मान लेते हैं देयर इज टू मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत आराम से सुनना, धीरे धीरे बोलूंगा। देयर इज टू मॉलिक्यूल ए और बी। स्टीरियो केमिस्ट्री ने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कॉम्प्लेक्स बना दिया, मैं उसका रीजन समझाता हूँ। ए और बी, देयर आर टू मॉलिक्यूल, ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मैं एग्जांपल भी ले लेता हूँ, ए है मेरे पास इथेन, ये है ए इथेन, और जो बी मॉलिक्यूल है वो भी इथेन है। अब आप सोचो, बोथ ए एंड बी आर इथेन, हमारे लिए तो यार सेम ही है, इथेन ये भी है इथेन ये भी है, तो दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि बाद में हमें ये पता चला कि जो इथेन है ये और ये वाला इथेन है, इसमें भी कुछ कुछ डिफरेंस है। अब अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करें? अब डिफरेंस आइडेंटिफाई तो किया ही नहीं जा सकता, तो फिर हम कैसे बोले कि ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं? सोचो कितना कॉम्प्लेक्स चीज है, दोनों के पास 2 कार्बन, दोनों के पास आइडेंटिकल हाइड्रोजन, इसके बावजूद इनमें डिफरेंस आ गए। अब वो डिफरेंस किस टाइप के डिफरेंसेस आए, उसके बेसिस में स्टीरियो आइसोमर की डिस्कवरी हुई है। अब आप समझना डिफरेंस क्या है। नाउ देयर इज 2 कंटेनर, एक कंटेनर है 1 और एक कंटेनर है 2, और साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि 1 वाले में ना ए वाला इथेन था, 2 वाले में बी वाला इथेन है। ए वाले इथेन की टोटल एनर्जी जो उन्होंने कैलकुलेट की, मान लो मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, 20 जूल है, और बी वाले में टोटल जो एनर्जी है वो 22 जूल है। उन्होंने देखा यार दोनों में इथेन है और एनर्जी डिफरेंट है, इसका मतलब द इथेन मस्ट हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेस्ड ऑन द एनर्जी, ध्यान से सुनना, बेस्ड ऑन द एनर्जी दीज आर नोन एज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, और वो एक तरह का स्टीरियो आइसोमर है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, पता है, अगर मान लो एक कंपाउंड है ए, एक कंपाउंड है बी, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, दोनों की एनर्जी सेम, सब कुछ सेम, ए एक्ट एज मेडिसिन वेयर एज बी एक्ट एज पॉइजन, इतना डिफरेंस। अब ये सवाल है, मैंने तो कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, और इन दोनों की एनर्जी भी सेम है, फिर इनमें क्या डिफरेंस आ गए, और क्या डिफरेंस ऐसे हैं जो कि ये मेडिसिन की तरह काम कर रहा है, ये पॉइजन की तरह काम कर रहा है? तो ये ऑप्टिकल रोटेशन था, और ऑप्टिकल रोटेशन जिसने भी डिस्कवर किया, सोचो कितनी बड़ी डिस्कवरी थी।
तो ऑप्टिकल रोटेशन इज द ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक जो ए और बी में डिफरेंशिएट कर पाता है और बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप सोचोगे कि अगर ऐसा ही है तो फिर इसमें पॉइजन और मेडिसिन है और ऑप्टिकल रोटेशन से ही डिफरेंस है, तो ये एक्चुअल में डिफरेंस आया कैसे होगा? तो मैं उस एक्चुअल डिफरेंस को समझाता हूं जरा। आपने अपने घर में की देखी होगी, है ना, जो लॉक में यूज नहीं होती की देखी है कभी? तो देखना आप ना, एक की लो और उसको लॉक के अंदर फिट करो तो वो लॉक खुल जाता है। आप अपना उस की में ना देखना, उस की के अंदर थोड़ा सा दबा हुआ सा रहता है। अब आप एक डुप्लीकेट की बनाओ एग्जैक्ट सेम, बस वो दबे हुए को ना राइट की जगह लेफ्ट साइड कर दो, तो जब आप उसको लॉक में फिट करोगे वो फिट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब वो की किसी काम की नहीं है, जबकि दोनों की आइडेंटिकल है। तो मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा ही है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब है। मान लो एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल अपने मन में सोचो, तो जैसे मेरे दो हाथ हैं वैसे ही टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाले मॉलिक्यूल में OH ग्रुप लगा है, राइट में NH2 है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो ये जब आपने कंज्यूम किया तो आपकी बॉडी में एंजाइम्स के साथ वो ऐसे ही कॉम्बाइंड हुआ। अब आप एक और मॉलिक्यूल लो, सब कुछ सेम, बस उल्टा कर दो, OH इस तरफ और NH2 इस तरफ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, केमिकल रिएक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, रिएक्शंस, प्रॉपर्टी सब कुछ सेम, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है? OH और NH2 का ओरिएंटेशन अपोजिट है। जब वो आपकी बॉडी में गया तो जिस एंजाइम से कॉम्बाइन करना था उसकी जगह किसी दूसरे के साथ कॉम्बाइन किया, क्योंकि लॉक इन की का बिहेवियर होता है उसमें। इसका मतलब हो सकता है वो पॉइजन की तरह काम करेगा, हो सकता है क्या, कई ऐसे हैं भी। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की डिस्कवरी पूरे एंटायर वर्ल्ड में टॉप 10 डिस्कवरी में से एक मानी जाती है, सिर्फ इसी बात के लिए कि ग्लूकोज में फिशर ने यह बता दिया कि हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन से कार्बन का राइट है, कौन से कार्बन का लेफ्ट है। मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप गूगल करना, आपको पता चलेगा। पता तुम्हें ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, बिलियंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो CH2OH होता है ना, उसके जो अल्फा वाला ये वाला कार्बन है, उसके OH ग्रुप यहाँ है। मैंने क्या कहा अभी अभी आपको? ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूं, मेरे हिसाब से बिलियंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इतना इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है कि बिलियंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उन सब में CH2OH के अल्फा कार्बन का OH राइट हैंड साइड में ही होता है। और जब हम लैब में बनाते हैं तो ये इम्पॉसिबल टास्क है कि सब में राइट हैंड साइड आ जाए, हमारे तो लेफ्ट भी आता है। और नेचर में अगर आप बिलियंस ऑफ मोल लोगे तो एक सिंगल मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा जहां पे ये OH लेफ्ट आ जाए। अब पॉइंट है, लेफ्ट और राइट OH से प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंट ही नहीं आता। आपकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ सेम है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये राइट है या लेफ्ट है। और अगर आप ग्लूकोज की बात करो और राइट की जगह लेफ्ट वाला OH आप ह्यूमन बॉडी में डालो, एक सिंगल मॉलिक्यूल हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी अगर OH लेफ्ट की जगह राइट में हुआ। उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकली इनएक्टिव। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि यार इस ग्लूकोज का राइट है या लेफ्ट है? ऑप्टिकल रोटेशन इज द ओनली वे। तो सोचो ऑप्टिकल रोटेशन कितने बड़े मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट कर देता है। यानी एक मॉलिक्यूल इस तरह से बिहेव कर रहा है और एक मॉलिक्यूल किसी और तरीके से ही बिहेव कर रहा है। ये लाइन समझ आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ। तो स्टीरियो आइसोमर में हमेशा याद रखना, कोई भी दो मॉलिक्यूल, कई बार एग्जाम में जेई में पूछते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमर है या नहीं, तो कंडीशन याद रखना। क्या कंडीशन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, खैर ये तो आइसोमर का जनरल कंडीशन है। दूसरा क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। कभी भी कंफ्यूजन हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करने में तो क्या करोगे आप? IUPAC नोमेनक्लेचर लिख लेना दोनों मॉलिक्यूल का। ए और बी दोनों का IUPAC नोमेनक्लेचर सेम, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। अब ये दोनों सेम होने चाहिए तब वो स्टीरियो आइसोमर है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? अब सब कुछ सेम है तो क्या डिफरेंट है? एनर्जी का डिफरेंस हो सकता है, ऑप्टिकल रोटेशन का डिफरेंस हो सकता है, ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है। एनर्जी का डिफरेंस आया, कन्फॉर्मेशनल है। ऑप्टिकल रोटेशन का डिफरेंस आया, ऑप्टिकल आइसोमर है। ओरिएंटेशन का डिफरेंस आया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। इसीलिए स्टीरियो आइसोमर 3 टाइप का है। एनर्जी का डिफरेंस, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर जिसकी बात अभी हम करेंगे। ओरिएंटेशन में डिफरेंस, ऑप्टिकल आइसोमर जो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ओरिएंटेशन में डिफरेंस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो मैं समझाऊंगा। सो आइसोमरिज्म आर ऑफ 3 टाइप। 1 इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, 2nd इज ऑप्टिकल आइसोमर, 3rd इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कोई डाउट? लेफ्ट वाला ग्लूकोज भी बन सकता है? नहीं बन सकता तनवीर। डी ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा, कैपिटल डी कैपिटल एल ग्लूकोज हम यूज करते हैं। ये ऑप्टिकल रोटेशन से इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कि हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट है या लेफ्ट। यार ग्लूकोज छोड़ो, तुम एमिनो एसिड को ही देख लो, जितने एमिनो एसिड है सब एल टाइप ऑफ एमिनो एसिड बायोलॉजिकली एक्टिव है। सोच के देखो, एक NH2 ग्रुप का राइट और लेफ्ट का ही तो फंडा है, और कुछ है ही नहीं डिफरेंस। एनीवे, तो अब आते हैं हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। आई होप कन्फॉर्मेशन का बेसिक चीजें आपको आती होंगी, स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक सा चीज बताता हूँ। देखो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को
जब आप नोटबुक में ड्रॉ करते हो ना तो 4 प्रोजेक्शंस हम यूज करते हैं। थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए मैं बैक जा रहा हूँ। अच्छा, स्पेस ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को अगर मुझे नोटबुक में कन्फॉर्मेशनल आइसोमर और फॉल्स आइसोमर में कैलाश समझा नहीं इस बात का मतलब। एनीवे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, अच्छा फॉल्स आइसोमर शायद आप इसलिए कह रहे हो कि आप उसको, या बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता फॉल्स आइसोमर, बट क्या उसका मीनिंग है ये तो मेरी समझ नहीं आया। मैं एक रीजन समझ में आता है मुझे कि यू कैन नॉट एबल टू एक्चुअली प्यूरिफाई द आइसोमर। जनरली क्या होता है, अगर आप पोजिशनल आइसोमर की बात करते हो और 2 आइसोमर है तो आप उसको अलग तो कर सकते हो ना। कन्फॉर्मेशन को ऐसे अलग नहीं कर सकते कि इस कंटेनर में ये वाला, इस कंटेनर में ये वाला, इसलिए वो लोग ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, नहीं है। एनीवे चलो, अब मैं 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल की बात कर रहा था। देखो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से स्टार्ट होती है और उसके 4 बॉन्ड्स होते हैं। और अगर 3D मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 मान लेते हैं। दोबारा से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। अच्छा, मैं क्या बोलना चाहता हूं समझना। अब मेरे हाथ में एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें ना मिथाइल ग्रुप, ध्यान से देखो मेरी तरफ, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, OH ग्रुप यहाँ पे, Cl यहाँ पे और H यहाँ पे, और ये वाला स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूं तो मैं समझ गया। आप मेरे साथ फोन कॉल पे हो, मैं यही स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहता हूं तो शायद नहीं दिखा सकता। तो इसके लिए मुझे कुछ रूल सेट करने पड़ेंगे। तो IUPAC ने ऐसे ही रूल सेट किए हैं कि 3D मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होते हैं। तो उसका तरीका बहुत सिंपल सा है, ऑल दो बहुत सारे बच्चों को आता होगा, स्टिल रिवीजन के पर्पज से मैं एक बार और बताता हूँ। देखो, 4 प्रोजेक्शंस हमारे पास हैं जिससे हम 3D मॉलिक्यूल्स को अपने अपने नोटबुक पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये 4 प्रोजेक्शन कौन से हैं? सबसे पहला और अच्छा प्रोजेक्शन जो मुझे लगता है वो है लाइन एंड वेज स्ट्रक्चर। वो क्या होता है समझना। आप एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल अपने पेन से ड्रॉ करके देखो। मैं दिखाता हूं तुम्हें, अगर मेरे पास पेंसिल है तो 3 + 1 4। तो देखो, ये ना टेट्राहेड्रल एक मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया। सो दिस इज टेट्राहेड्रल, है ना। तो ये देखो, ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है आपको। एक्चुअल में सारे बॉन्ड एंगल 109 के हैं। तो एक बहुत सिंपल सा लाइन है, मुझे एक पेन चाहिए होगा। तो ये एक प्लेन पेपर है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इस पेपर में इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को बनाना चाहता हूं तो देखो मैं ना क्या करूंगा, इन दोनों को ये देखो ध्यान से देखना जरा, ये 2 बॉन्ड को ना मैं एक प्लेन में रख रहा हूं। आपको दिखाई दे रहा होगा कितने बॉन्ड प्लेन में आए, 2 बॉन्ड्स, ये वाला ये वाला। अगर मैं इसको प्लेन मानता हूं और ये 2 बॉन्ड प्लेन पे आ गए ना, तो ये वाला जो पेंसिल है वो इस प्लेन के अबव है और ये वाला पेंसिल इस प्लेन के बिलो है। ठीक है, रविमंडल जो मेरा मॉलिक्यूल था यार वो ऑफिस में ही छूट गया है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि मैं ये बोल सकता हूं कि टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल में एक्चुअल में देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड। इससे कन्विंस हो ना आप कि टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल में 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है। कौन कौन से बॉन्ड से सुनना। एक वो बॉन्ड है जो प्लेन में रहते हैं, और एक वो बॉन्ड होते हैं जो अबव द प्लेन है, और एक वो बॉन्ड है जो बिलो द प्लेन है। ये मानते हो आप? तो अब वो क्या करते हैं, लाइन एंड वेज स्ट्रक्चर, वो कहते हैं यार आप अगर एक सिंपल सी लाइन खींच रहे हो, इसका मतलब इस लाइन में जो भी ग्रुप्स हैं वो प्लेन में है। और अगर आप एक डार्क लाइन ड्रॉ करते हो इस तरह की, तो वो अबव द प्लेन है। और एक इस टाइप की लाइन ड्रॉ करते हो तो ये आप ये बोलोगे कि ये बिलो द प्लेन है। तो ये लाइन एंड वेज का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप सोचो कि कोई भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में अगर इस टाइप के बॉन्ड्स लिखे हों तो 1 मिनट में आप समझ जाओगे यार ये प्लेन में कौन सा है, प्लेन के ऊपर कौन सा है, प्लेन के बाहर कौन सा है। तो ये आसान तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इसको लाइन एंड वेज स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। रिएक्शन की मैकेनिज्म में 3D मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं। इसमें ना एक रूल सेट किया है न्यूमैन ने, और वो रूल क्या है इसको समझना, तब जाके न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑल्दो आपको आता होगा स्टिल बहुत अच्छे समझ जाओगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन इज वैलिड ओनली फॉर 2 कार्बन। पहली लाइन, 2 कार्बन है न्यूमैन वैलिड है, 3 कार्बन है न्यूमैन वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, न्यूमैन प्रोजेक्शन इज वैलिड ओनली फॉर टेट्राहेड्रल कार्बन। सिर्फ टेट्राहेड्रल के लिए वैलिड है। अगर sp2 है तो न्यूमैन नहीं वैलिड है। कितने कार्बन के लिए वैलिड है? 2 कार्बन के। रूल क्या होता है सुनना। लेट्स से पेंसिल बहुत है मेरे पास। देखो 2 कार्बन है, 1 2
ये 3 बॉन्ड्स हो गए, ये बीच का एक बॉन्ड हो गया, और एक और स्ट्रक्चर है जिसमें कि टेट्राहेड्रल है, सो 2 कार्बन ये भी हो गए। ये देखो, ये 2 कार्बन है और दोनों टेट्राहेड्रल है। तो जब आप न्यूमैन ड्रॉ करते हो ना, तो पहला रूल क्या है कि लेट्स से कि आप व्यूअर हो, तो व्यूअर इस मॉलिक्यूल को कितने तरह से देख सकता है, इसको समझना और बहुत अच्छे से सुनना। अगर व्यूअर यानी आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहे हो कि देयर इज 1 कार्बन एट दिस एंड, अनदर कार्बन एट दिस एंड, और आप व्यूअर जो देख रहे हैं ना वो इस बॉन्ड को देख रहा है ऐसे, तब आप जो ड्रॉ करोगे वो सॉहर्स प्रोजेक्शन होगा, जो मेरे इस स्ट्रक्चर के इस तरफ लिखा हुआ है, सॉहर्स। ये लाइन समझ आई? व्यूअर अगर ऐसे देख रहा है तो कौन सा प्रोजेक्शन हुआ? सॉहर्स। अगर व्यूअर इसी मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहा है कि टू एटम्स पॉइंटेड टुवर्ड्स योरसेल्फ और 4 पॉइंटेड टुवर्ड्स माई सेल्फ, और इससे ड्रॉ करे तो वो फीसर प्रोजेक्शन कहलाएगा। और अगर व्यूअर ऐसे देख रहा है कि एक कार्बन आपकी तरफ है, दूसरा आपसे ठीक दूर जा रहा है, तो वो न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाएगा। रिपीट करता हूं, अगर व्यूअर यानी आप किसी मॉलिक्यूल को ऐसे देखते हो कि 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड आपके आंखों के ठीक सामने है, जैसे मेरे सामने है, तो ये प्रोजेक्शन जो मैं बनाऊंगा वो सॉहर्स बनेगा। देखो 4 लेग्स 2 ऊपर, 100 हॉर्स जैसा दिख रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको कि 2 पेन आपकी तरफ 4 पेन मेरी तरफ, तो वो ये फीचर प्रोजेक्शन बनेगा। और अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि एक कार्बन आपकी तरफ एक मेरी तरफ, तो वो न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाएगा। सौरभ फुल स्क्रीन करने में ना वो ब्लैक हो जा रहा है, इसीलिए नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है। एक बार ट्राई करके देखूं, ब्लैक होगा तो बताना। हो गया ना ब्लैक? एनीवे, तो ये अब आप सोचो कि दीज आर द 4 प्रोजेक्शंस। थोड़ा ठीक है, फाइन, क्लियर है? अरे नहीं हुआ तो बहुत आराम से समझा सकता हूं मैं। तो देखो, तो ये आपका एक बार मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन को दोबारा से दिखाता हूं तुम्हें, है ना। देखो, न्यूमैन प्रोजेक्शन एक्चुअल में कन्फॉर्मेशनल आइसोमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से आप कन्फॉर्मेशनल आइसोमर को और अच्छी तरह समझते भी हो। तो मान लो ये आपका इथेन का मॉलिक्यूल है, तो जब मैं इसको न्यूमैन की तरह दिखाऊंगा ना, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि व्यूअर को एक कार्बन दिखाई दे, तो व्यूअर को ना ये वाला कार्बन दिखाई दे रहा है, तो इसके ठीक पीछे वाला कार्बन व्यूअर को नहीं दिखेगा। ठीक है, और अब आप सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, मतलब एक के ऊपर एक, तो यहाँ बहुत टाइप की स्ट्रेन आती है। कैसी स्ट्रेन समझना, ये वाला सी और एच का बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है, ये वाला सी और एच का बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ठीक दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, तो रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक। अगर मैं ऐसे रोटेट करते जाऊंगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होता जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी। तो इसी चीज को अगर न्यूमैन एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 कार्बन के लिए। अब मैंने कहा 2 कार्बन के लिए, और आप बोलो कि यार न्यूमैन तो 3 कार्बन के लिए वैलिड होता है, 4 के लिए भी होता है, तो वो कैसे होता है मैं इससे समझाऊंगा। तो मैं पहले 2 कार्बन के लिए एक्सप्लेन करता हूँ न्यूमैन को। तो देखो, कन्फर्मेशन फॉर ईथेन की बात कर रहे हैं, तो एक अगर सी एच और सी एच के बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर हैं तो ये हाईली अनस्टेबल है, इसको एक्लिप्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर कहते हैं। और अगर 60 पे आ गए डाइहाइड्रल एंगल तो वो स्टेबल है, उसको स्टैगर्ड कहते हैं। अगर आप प्रोजेक्शन को इस तरह से दिखाते हो जैसे कि ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर में दिखाया है, तो ये सॉहर्स प्रोजेक्शन है, तो सॉहर्स ऐसा बनता है एक्लिप्ड के लिए, और अगर स्टैगर्ड के लिए सॉहर्स बनाना होता तो वो ऐसा बनता जो यहां पे बनाया हुआ है। क्लियर है? ये इथेन का स्ट्रक्चर है। अब मैं एनर्जी का डायग्राम अगर मैं इसको बनाऊं तो देखो कैसे आएगा। ये ना टॉर्सिनल एंगल है, जो बीच के एंगल है, तो जब 0 डिग्री था, 0 डिग्री, तो देखो एनर्जी मैक्सिमम थी, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन अपने आप में बहुत ज्यादा हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं रोटेट करता जाऊंगा एनर्जी कम होते जाएगी 60 डिग्री में हाईली स्टेबल होगा। तो ये आपका स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन आया 60 डिग्री में। तो क्या ये बोलना ठीक होगा कि ये भी इथेन है और ये भी इथेन है, और हर एक एंगल पे एनर्जी अगर कम हो रही है तो ये भी इथेन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो यार इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स बन गए होंगे और सारे इथेन ही है। इसकी एनर्जी 10 जूल, इसकी एनर्जी 9.999, 9.998, 9.997, 9.996, 9.995, ऐसे करते करते हर तरह का इथेन होगा।
तो इसका मतलब इनफाइनाइट कन्फॉर्मल आइसोमर बन गए होंगे इथेन के, जिसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, आईयूपैक कहता है मोस्ट स्टेबल और मोस्ट अनस्टेबल, ये दो, सॉरी, मोस्ट स्टेबल और अनस्टेबल, इन दो फॉर्म को रिकॉग्नाइज करता है। इसलिए एक्लिप्ड और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर जो दूसरा आइसोमर है, उन दोनों को हम लेते हैं। तो स्टैगर्ड और एक्लिप्ड कन्फॉर्मेशन दो एक्सेप्टेबल आइसोमर होते हैं, और बीच के ये सारे इनफाइनाइट को हम नहीं लेते। फिर से अगर आप 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो फिर से वो अनस्टेबल हो जाएगा। इथेन के केस में जो डिफरेंस है वो 2.9 किलो कैलोरी पर मोल का है, जो कि 12 जूल के बराबर अप्रोक्सीमेटली होता है, जो बहुत ज्यादा एनर्जी है जितना कीटो और इनॉल में होती है। तो ये आपका इथेन का कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है। ये लाइन समझ आई। अब आते हैं कि ब्यूटेन। अभी भी आपने कहा कि भाई ब्यूटेन में यानी 4 कार्बन हो जाएंगे, तो 4 कार्बन में क्या ये फिजिबल है आपका इन तरह का प्रोजेक्शन जो हम बना रहे हैं न्यूमेन, तो वो कैसे फिजिबल है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। गॉस वॉस की बात थोड़ी देर में करेंगे, निखिल थोड़ा आराम आराम से करते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ फिशर में हम नहीं शो कर पाते हैं, हर एक प्रोजेक्शन हर एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज नहीं होते, ठीक है। अब आता हूं मैं ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को कैसे दिखाएंगे। देखो, अगर मुझे ना ब्यूटेन का स्ट्रक्चर दिखाना है तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं CH3 CH2 CH2 CH3। जरा ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, ऊपर वाले फिगर को अभी देखने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4। सो देयर आर 4 कार्बन इन ब्यूटेन, और आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना चाहते हो। और मैंने अभी भी आपको कहा कि यार न्यूमैन प्रोजेक्शन ना किसी 2 कार्बन के लिए वैलिड है, बाकियों के लिए वैलिड नहीं है। अब कौन से 2 कार्बन है और क्यों आप न्यूमैन बनाना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने का जो पर्पज है उसको समझ ही नहीं पाए। तो मैंने, अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड के बीच में, ध्यान से सुनना, अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड के बीच में न्यूमैन बनाना है तो मैं बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा सुनो। मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले को ऊपर रख दिया। कौन से कार्बन को ऊपर रखा, फर्स्ट वाले कार्बन को। तो ये फर्स्ट वाला कार्बन है जो ऊपर आ गया, फर्स्ट वाला कार्बन। फर्स्ट वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, तो वो 3 हाइड्रोजन को मैं पीछे की तरफ रखता हूं। अब ठीक इसके पीछे सेकंड कार्बन आएगा और सेकंड कार्बन के 3 बॉन्ड्स होंगे। अब वो 3 बॉन्ड ये हो गए। अब सेकंड कार्बन के 3 बॉन्ड्स किस किस से ऑक्युपाइड है, 2 हाइड्रोजन से और एक इथाइल से। तो ये एक हाइड्रोजन मैं दे देता हूं, यहाँ एक हाइड्रोजन दे देता हूं, और ये वाला मैं दे देता हूं इथाइल। तो ये बन गया न्यूमैन प्रोजेक्शन फर्स्ट और सेकंड के बीच में। अब आप चाहते हो यार सेकंड और थर्ड के बीच में बनाना, बना लो। अब आप सेकंड को मान लो ऊपर रखते हो, तो सेकंड को आपने ऊपर रखा, तो सेकंड को अगर आपने ऊपर रखा तो थर्ड नीचे चला जाएगा। अब आप समझना, सेकंड को अगर आपने ऊपर रखा तो सेकंड के 3 वैलेंसी में क्या है, एक तो मिथाइल है और 2 हाइड्रोजन है। तो एक जगह आप मिथाइल दे दो और बाकी की 2 जगह आप हाइड्रोजन दे दो। अब आप ठीक सेकंड के पीछे थर्ड होगा, थर्ड में 3 बॉन्ड कौन कौन से, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक मिथाइल, तो सेकंड और थर्ड का हो गया। सिमिलरली आप थर्ड और फोर्थ का बना सकते हो। कोई भी कॉन्जुगेट बॉन्ड, एक बॉन्ड अगर आपके पास है तो उसका आप बना सकते हो। तो मैंने अभी जो कन्फॉर्मेशनल आइसोम ब्यूटेन बनाया है वो 1 और 2 का बना है, सॉरी 2 और 3 का। तो देखो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, पीछे चला गया थर्ड, ये चला गया फोर्थ। तो मैं इसमें कितने टाइप के स्ट्रक्चर बना सकता हूं। सर, इथेन जिस कन्फॉर्मेशन में फिक्स्ड होता है, फॉर्म करने के लिए इक्विलिब्रियम में जाता है, डिफरेंस फॉर्म में हमेशा। सिद्धार्थ, हम ना इसकी बात नहीं करते इन जनरल। क्या होता है कि जब आप कन्फॉर्मेशनल आइसोमर की बात करते हो तो पहली बात तो आप काउंट नहीं करते, दूसरी बात आप इसको रेक्टिफाई भी नहीं करते। मतलब आप ये नहीं कहते यार कि मैं एक्लिप्ड और स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन को अलग अलग कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकते आप उसको अलग अलग, वो एक साथ रहेंगे और देयर इज नो मैकेनिज्म कि उसको आप सेपरेट आउट कर पाओ, ठीक है। तो इसीलिए हम जनरली उसकी बात करते भी नहीं है। तो अब हम आ रहे हैं किसके, ब्यूटेन में। तो पहली बात, ब्यूटेन ये वाला स्ट्रक्चर सबके समझ में आओगे। मैंने इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ दिया। ध्यान से देखो, देखो अगर मैं ना इसके ठीक ऊपर इसको रखता हूं तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। तो इसको हम कहते हैं फुल्ली अनस्टेबल यानी फुल्ली एक्लिप्ड, फुल्ली एक्लिप्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। 60 डिग्री से अगर मैं रोटेट करता हूं तो 2 बातें होती हैं, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करो या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एक फॉर्म ये बन जाएगा और एक फॉर्म ये बन जाएगा, सॉरी एक फॉर्म ये बनेगा और एक फॉर्म ये बन जाएगा 2। तो इसको कहते हैं स्क्यू फॉर्म और इसको कहते हैं गॉश फॉर्म, और जो सबसे स्टेबल है उसको कहते हैं फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म। तो इसमें ना 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म बन गए। कौन कौन से, फुल्ली एक्लिप्ड, फुल्ली स्टैगर्ड, स्क्यू फॉर्म, गॉश फॉर्म। तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म बन गए। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये तो बहुत आसान है कि देखो मिथाइल और मिथाइल 180 में आए तो फुल्ली स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, उसके बाद स्क्यू और गॉस इक्वली स्टेबल हो गए, उसके बाद फुल्ली एक्लिप्ड हो गए।
अगर मैं इसका डायग्राम की बात करूं तो देखो डायग्राम इस तरह से बनता है कि यहां पे हाईली अनस्टेबल था क्योंकि मिथाइल के ठीक ऊपर दूसरा मिथाइल था, फिर थोड़ा स्टेबल हुआ, स्क्यू और गॉस दोनों ही फॉर्म है ये, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो आपने देखा इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स बन के बाहर निकलते हैं। एक जो हाईली अनस्टेबल था, एक जो स्टेबल था, ये यहां पे टच नहीं करता, बस समझाने के लिए टच करा दिया, एक जो सबसे स्टेबल है फुल्ली एक्लिप्ड, और एक इंटरमीडिएट। ठीक है, सिद्धार्थ ये उसके कॉमन नेम है, सिलेंड्रिकल और एंटी साइक्लिक का मीनिंग एज सच कुछ नहीं है। आप सिन साइक्लिक का फॉर्म का मतलब स्क्यू और गॉस को रिप्रेजेंट करते हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ये टर्म्स आए हैं जो बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? इसमें एक चीज और भी है, मैंने अभी अभी आपको एक यहां पे ये चीज समझाई कि स्क्यू और गॉस में स्टेबल जनरली, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से हैं, मैं नंबरिंग कर रहा हूं। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना ये वाली बात, 1 2 देयर आर 3 एंड दिस इज 4th, ये 4th है। तो सबसे स्टेबल जो आपने कहा वो था 3rd वाला, उसके बाद 2nd और 4th इक्वली स्टेबल है स्क्यू और गॉस, और सबसे अनस्टेबल है 1st वाला। ये ऑर्डर ना हर जगह वैलिड नहीं है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मैं एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में ले रहा हूं, एक 1,2 डायोल, एक OH Cl, एक OH NH2, एक NH2 NH2, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो देखो क्या हो रहा होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बने, सॉरी, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होंगे तो आप इस फॉर्म को देखो जरा कि देयर इज ए OH ग्रुप एट दिस पोजीशन, देयर इज ए OH ग्रुप एट दिस पोजीशन, देयर आर 3 हाइड्रोजन्स, ऐसे 3 हाइड्रोजन थे। तो इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बन रहा है, तो इसमें और इस टाइप के फॉर्मेट में ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 4, दिस इज ग्रेटर देन 3, दिस इज ग्रेटर देन 1। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं तो वो तो देख के ही पता चल जाएगा आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं। यस, ग्लाइकॉल में बनेगा, मैंने ग्लाइकॉल का एग्जांपल लिया है, हेलोहाइड्रिन का भी लिया है, OH NH2 का लिया है, NH2 NH2 का लिया है, फ्लोरीन OH का भी होता है, SH और SH का भी होता है, SH OH का होता है, SHCl का होता है। तो वो देख लेना तुम जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। स्क्यू और गॉस में कोई डिफरेंस नहीं, द्रव्यमंडल सिर्फ ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, राइट है या लेफ्ट है, बट एज सच उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस भी नहीं है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब आते हैं हम साइक्लोहेक्सेन के केस में हम कैसे बनाएंगे। देखो मैंने अभी आपको ना 2 चीजें बताई थी कि अगर मुझे न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, मैं साइक्लोहेक्सेन से पहले कुछ दूसरी चीजें बता रहा हूं। अगर मुझे न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो मेरे पास ना 2 ही कार्बन होने चाहिए, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास ब्यूटेन है, 4 मेंबर रिंग है, तो मैं उसके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करता हूं, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि 6 मेंबर रिंग साइक्लिक कंपाउंड में अगर मुझे न्यूमैन बनाने हैं तो मैं न्यूमैन बनाऊंगा कैसे, तो उसको समझते हैं पहले। ठीक है, तो एक साइक्लोहेक्सेन लेते हैं और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आप सोचना, तो बहुत जल्दी समझ जाओगे। ठीक, देखो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। इस तरफ वाले डायग्राम को मत देखो, जो मैं बना रहा हूं सिर्फ वो देखो। ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन। और इस साइक्लोहेक्सेन में एक नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो देयर आर 6 कार्बन, और आप सबको ये पता है कि यार 6 कार्बन के लिए तो न्यूमैन हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूमैन सिर्फ 2 ही कार्बन के लिए होते हैं। तो मैं इसको 2 कार्बन के लिए अगर बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, देखो 2 कार्बन के लिए मैं बना के दिखाता हूं आपको। एक सेकंड का टाइम लगेगा, रुको। अच्छा देखो, थोड़ा मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है, इसको देखो आप। चेयर वेयर की बात थोड़ी देर में करते हैं। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और मैंने इसमें नंबरिंग भी कर रखी है।
तो आप ये देखो, ये वाला मैंने 1 दिया है, अगर आप नहीं देख पा रहे तो ये वाला 1 दिया है, यहाँ पे 2 है, 3, 4, 5, 6 छोटा छोटा नंबर लिखा है मैंने, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इस बात से सारे बच्चे कन्विंस्ड होंगे कि न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है वो 2 कार्बन्स के लिए ही वैलिड होता है ना, और अभी 6 कार्बन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइक्लोहेक्सेन को आपको कहता हूँ यार इसको ऐसे देखो, ऐसे फ्लिप करके। तो फ्लिप करके कैसे देखोगे, देखो ये फर्स्ट वाले को भूल जाओ, फर्स्ट को भूल गए आप, तो ये चला गया नीचे, फर्स्ट को मैं भुला दिया आपको, ठीक है। और फोर्थ को भी भूल जाओ, ये फोर्थ भी भूल जाओ आप, सही है। देखो फर्स्ट और फोर्थ को अगर आप भूल जाते हो, ध्यान से देखना, फर्स्ट और फोर्थ को अगर आप भूल जाते हो, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं ना, तो फिफ्थ सिक्स्थ के पीछे आता है 3 और 2, ये 4 एटम्स, इस बात से कन्विंस्ड हो, इसको इसको छोड़ दो, ये 2 एटम, ये 2 एटम सेम प्लेन में, और जब मैं इसको ऐसे रखता हूं तो ये इसके ऊपर आता है और ये वाला इसके ऊपर आता है, तो यानी इन दो को और इन दो को मैं ऐसे दिखा रहा हूं। देखो अब 2 कार्बन का न्यूमैन बन सकता है अगर एक कार्बन व्यूअर की तरफ है और दूसरा कार्बन ठीक उसके पीछे। तो मैं कह रहा हूं देयर आर 4 कार्बन, जो 2 कार्बन आपकी तरफ है, 2 कार्बन मेरी तरफ है, और वो सभी एक ही प्लेन में है, एक्सेप्ट 1 and 4 जो ऊपर और नीचे, या उसको हम भूल ही जाते हैं। अभी इस बात से कन्विंस हो, अगर हो तो जरा इसको समझना। देखो इसी चीज को आप व्यूअर अगर हो तो मैं इसको आपको कह रहा हूं कि इस तरह से लो कि यार ये चीज ऐसी आई और ये ऐसा है। देखो ये सेकंड है, सेकंड के ठीक पीछे थर्ड है, ये सिक्स्थ है और ये फिफ्थ है ना। और आप इसको ठीक ऐसे देख रहे हो, ऐसे देखोगे तो आपको सेकंड दिखेगा, ऐसे देखोगे तो आपको सिक्स्थ भी दिखेगा, और सेकंड के ठीक पीछे थर्ड दिखेगा, और सिक्स्थ के ठीक पीछे फिफ्थ दिखेगा। तो एक साइक्लोहेक्सेन को देखने का ये तरीका भी हो सकता है। और अगर आप ऐसे देखते हो तब आप न्यूमैन कैसे ड्रॉ करेंगे, जरा इसको देखो, जरा देखना कि अगर आपने इसको ऐसे देखा तो क्या ये कहना ठीक है कि मैं उसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, तो जरा इसको देखना, ये मैंने फर्स्ट कार्बन लिया है ऐसा, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं न्यूमैन की तरह तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स्थ कार्बन है, और व्यूअर यहां पे है। तो व्यूअर यहां से अगर इसको देख रहा है तो उसको फर्स्ट दिखाई दिया, देखो ये फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट के ठीक पीछे सेकंड है, देखो ये देखो इसके पीछे ठीक सेकंड कार्बन, सेकंड लगा हुआ है थर्ड के साथ, ये देखो थर्ड, फोर्थ उस तरफ वाले का पीछे तरफ चला गया, और फिफ्थ इसके ऊपर आया, सिक्स्थ यहां से आया। अब आप सोचो कि ये जो स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है वो एक्लिप्ड है या स्टैगर्ड है। ये है स्टैगर्ड यानी स्टेबल है। स्टेबल जब आपने बनाया, और इसको अगर मैं ठीक से बना के दिखाऊं तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड एक लाइन में आ रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ एक लाइन में आ रहे हैं, जबकि ये सिक्स्थ तो है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया, और जो थर्ड वाला है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया। तो क्या ये आपको एक चेयर फॉर्म की तरह नहीं दिख रहा है, जैसे कि आपको ये दिख रही थी, ये नोटबुक दिख रहा है। देखो 4 एटम्स आर इन ए प्लेन, और एक नीचे चला जा रहा है, एक ऊपर चला जा रहा है, चेयर फॉर्म है ना। क्या ये स्टेटमेंट देना ठीक होगा कि साइक्लोहेक्सेन का स्टेबल फॉर्म चेयर फॉर्म है? स्टेबल क्यों कहा मैंने? स्टेबल मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये परफेक्टली स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है हर एक कार्बन का। अच्छा, अब इसका एक बहुत बढ़िया सा ग्राफ भी आता है, और इसमें एक समझाने वाली चीज भी होती है। देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ध्यान से देखना, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, और ये सिक्स्थ कार्बन है। एक छोटी सी चीज भूल गया वहां पे, इस वाले में जरा देखना, इसमें ना ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है न्यूमैन प्रोजेक्शन को देखना, इसके बीच में एक इमेजिनरी पॉइंट है, इस इमेजिनरी पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, लाइन ड्रॉ कर दी, ध्यान से देखो, फर्स्ट कार्बन को देखो और किसी को मत देखो। फर्स्ट कार्बन में 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो साइकिल का हिस्सा है, एक बॉन्ड सिक्स से लगा है, एक बॉन्ड सेकंड से लगा है, लेकिन 2 ऐसे भी बॉन्ड है जो साइकिल का नहीं है बल्कि ग्रुप के साथ अटैच है। देखो ये वाला, ये किससे अटैच है? हाइड्रोजन से। ये वाला बॉन्ड किससे अटैच है? मिथाइल से। जो मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की उससे ये वाली लाइन, ये हाइड्रोजन वाला पैरेलल चल रहा है, और ये वाला पैरेलल नहीं चल रहा। तो जो पैरेलल चलता है ना उसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड। और जो पैरेलल नहीं चलता उसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये लाइन समझ आई कि नहीं आई? तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है? एक्सियल। ये वाला बॉन्ड कौन सा है? इक्वेटोरियल। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड में ग्रुप होता है वो थर्ड वाले कार्बन से ना 120 का एंगल बना रहा है। ध्यान से देखना, कितने का एंगल बना रहा है? 120 का। जबकि जो एक्सियल में ग्रुप है ना वो आपके थर्ड वाले कार्बन से 60 का एंगल बना रहा है। तो क्या ये बोलना ठीक है कि मिथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, कोई भी ऐसे ग्रुप
आप हमेशा कोशिश करोगे कि वो इक्वेटोरियल में रहे, ना कि एक्सियल में, क्योंकि एक्सियल के साथ रिपल्शन ज्यादा होगा, इक्वेटोरियल के साथ रिपल्शन कम होगा। अच्छा, अब इसको देखो, ये जो रेड बॉन्ड है वो एक्सियल है, तो हर एक कार्बन का, इसमें एक चीज और भी है, इसमें एक चीज और भी है। देखो, फर्स्ट का एक्सियल ना ऊपर की तरफ है, तो सेकंड का एक्सियल ना नीचे की तरफ होगा। थर्ड का एक्सियल ना दिख तो नहीं रहा लेकिन ऊपर की तरफ होगा। फोर्थ का एक्सियल देखो नीचे की तरफ है। फिफ्थ का एक्सियल देखो ऊपर है। दैट मीन्स हर कॉन्जुगेटिव कार्बन के एक्सियल एक दूसरे से अपोजिट में होते हैं, जिसको इस डायग्राम में दिखाया मैंने। देखो, फर्स्ट का एक्सियल, फर्स्ट तो ये था, इस वाले कार्बन का एक्सियल कहां है? ऊपर की तरफ, तो इस वाले का एक्सियल नीचे, सब अपोजिट आए। देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर आपके ठीक से समझ में आता है और आप ये साइक्लोहेक्सेन घर में बनाते हो और उसको आप टेबल में रखते हो ना, वो 3 एक्सियल बॉन्ड से खड़ा हो जाता है और 3 एक्सियल बॉन्ड ऊपर होंगे। आप देखो कौन कौन से 3 एक्सियल नीचे है, 1 2 3 एक्सियल नीचे है और 3 एक्सियल ऊपर है। कोई अगर आपसे पूछे कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में किस पोजीशन पे ग्रुप को आपको रखना चाहिए, तो हमेशा इक्वेटोरियल में रखना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल होता है। कॉन्जुगेटिव ट्रांस होता है, ध्रुवीन ट्रांस और सिस की बात ज्योमेट्रिकल में कर लेंगे, नहीं तो बहुत सारी चीजें एक साथ कंफ्यूज करोगे। पहले बताओ, ये साइक्लोहेक्सेन वाला, ये वाला पार्ट सबका क्लियर है? अच्छा, एक फ्लिपिंग वाला भी समझते हैं। देखो, चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल है, एनर्जी कम है, स्टेबल है। अब ना, चेयर फॉर्म में आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन देखा, तो वो तो मूविंग तो फ्री है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। अगर मैं इसको मूव करता हूं तो पहले ये हाफ चेयर बनता है, फिर हाफ चेयर से फिर ट्विस्टेड आता है, फिर आपका बोट आता है, फिर ट्विस्टेड बोट, फिर हाफ चेयर, और इस तरह से आता है। ये उनकी एनर्जी का गैप है। अगर आपने पुराना स्ट्रक्चर देखा तो उसमें आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्टैगर और एक्लिप्ड में बोट और चेयर फॉर्म बनते कैसे। कोई डाउट? ठीक है, तो इसकी अभी जरूरत नहीं। अब आते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। तो पहले बताओ ये कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर सबका क्लियर है, ज्योमेट्रिकल फटाफट मूव करें। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल में थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए ध्यान से सुनना। पहला कंडीशन, ज्योमेट्रिकल में 2 कंडीशन याद रखना। फर्स्ट कंडीशन है, देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड की वजह से हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड एन की वजह से हो सकता है, एन डबल बॉन्ड एन की वजह से हो सकता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से होता है। यार, जो मैंने लिखा है ऐसे ही नहीं लिखा है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोबारा बोल रहा हूं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सी सी बॉन्ड की वजह से हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन की वजह से हो सकता है, एन डबल बॉन्ड एन की वजह से हो सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर की हो सकता है। ऑब्जर्व क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आ जाऊंगा। पहले एक बार मैं जो समझाना चाहता हूं सब समझा दूं। पीयूष, इसकी पीपीटी, यार मैंने जीओसी की पीपीटी अपलोड कराई थी सेम डे, मिल गई होगी आपको। इसकी पीपीटी भी मैं आज ही शाम तक पूरा अपलोड करा दूंगा, तो अगर आप नोट नहीं कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें एज इट इज मिल जाएंगी। मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके तुम्हें दे दूंगा, सो दैट पढ़ना और आसान हो जाए। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप समझते जाओ, क्योंकि खुद जब समझोगे खुद भी समझ सकते हो, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लोगे समझने में, तो साथ ही साथ समझते जाओ, बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, पोलर एंड पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, संजीव वर्मा, इससे रिलेटेड नहीं है। जब SN1 SN2 समझाऊंगा तब डिस्कस कर लेंगे यार। प्रोटिक और एप्रोटिक में एक ही डिफरेंस है, हाइड्रोजन में पार्शियल प्लस है, उसमें हाइड्रोजन में नहीं है। खैर, इसकी अभी जरूरत भी नहीं है। सौरभ, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना 1,2 डाइमिथाइल, वो ज्योमेट्रिकल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और वेट कर लो। तो पहले जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ो ना यार। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहां कहां वैलिड है? CC CN NN और साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर वैलिड है। दूसरी कंडीशन पता है क्या है? कि A और B दो अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है? A और B दो अलग अलग होना चाहिए, तब जाके आप सिस और ट्रांस आइसोमर्स उसको बोलते हो। ये सेम होंगे तो आप नहीं बोलोगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम कि यार ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझना तो बहुत आसान है, बट क्वेश्चंस में किस तरह से पूछते हैं। तो ना एक ही जगह ज्योमेट्रिकल में प्रॉब्लम आती है, पता है वो क्या? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल वैलिड है कि नहीं, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उसमें वैलिड है या नहीं है। तो मैं थोड़े क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप फटाफट देखना और बताना। तो पहला 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 मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर से। तो 1,2 डाइमिथाइल पे ही आ जाते हैं। तो मान लो हमारे पास 1,2 डाइमिथाइल है। इन जनरल सिस एंड ट्रांस में ट्रांस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की पहले बात करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो बताना जरा 1,2 डाइमिथाइल का सिस और ट्रांस में कौन सा स्टेबल होगा और क्यों होगा। तब तक मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, तब तक आपके कमेंट्स भी आ जाएंगे। एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल,
एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर मैं ना 1,2 डाइमिथाइल की बात करूं तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, यही है फर्स्ट और सेकंड। तो अगर मैं 1,2 डाइमिथाइल की बात करूं, 1,2 डाइमिथाइल, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं कि दोनों एक्सियल एक्सियल में आ जाएं, दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में आ जाए, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल में आ जाए। तो बहुत आसान सी बात है, हमेशा याद रखना, बिटवीन सिस एंड ट्रांस, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ये ना साइक्लोहेक्सेन में वैलिड नहीं है। साइक्लोहेक्सेन में वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा जिसमें दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल में आए, इररेस्पेक्टिव कि वो सिस है कि ट्रांस है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बिटवीन सिस एंड ट्रांस, ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल, ऐसा साइक्लोहेक्सेन के केस में जरूरी नहीं है। यहां वो स्टेबल होगा जिसमें दोनों ही ग्रुप इक्वेटोरियल में हैं। जैसे ना 1,2 डाइमिथाइल की बात करते हैं, तो अगर मैं एक्सियल एक्सियल की बात करूं तो देखो फर्स्ट का एक्सियल, सॉरी यहां पे फर्स्ट का एक्सियल ना नीचे की तरफ आ रहा है, सेकंड का एक्सियल ना ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्सियल एक्सियल ट्रांस है। फर्स्ट का इक्वेटोरियल देखो इधर की तरफ जा रहा है यानी ऊपर जा रहा है, सेकंड का एक्सियल देखो नीचे की तरफ जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो ट्रांस ट्रांस भी, सॉरी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी ट्रांस है। फर्स्ट का एक्सियल देखो नीचे की तरफ जा रहा है, सेकंड का इक्वेटोरियल भी लंबा करते जाओ तो नीचे की तरफ ही आएगा फाइनली, तो ये सिस है। अब मुझे देखना इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल क्या आ रहा है, तो देखो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ट्रांस है, इसलिए 1,2 डाइमिथाइल का ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर मैं यही चीज 1,3 के लिए समझा रहा होता, तो देखो ये 1,2 और ये 3 है। अब 1,3 के लिए बताना जरा, एक्सियल एक्सियल क्या है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल क्या है। एक्सियल एक्सियल सिस है कि ट्रांस है, पहले तो ये बताओ। एक्सियल एक्सियल 1 और 3 में, 1 का एक्सियल देखो ये रहा नीचे की तरफ, और 3 का एक्सियल भी देखो ये रहा नीचे की तरफ, दोनों एक ही तरफ आ गए, तो एक्सियल एक्सियल सिस फॉर्म है। और 1 का इक्वेटोरियल देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, और 3 का इक्वेटोरियल भी देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी सिस है। और 1 का एक्सियल नीचे की तरफ जा रहा है, 3 का इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया आपका ट्रांस। और आपको पता है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि 1,3 में सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, वेयर एज 1,2 में ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। अच्छा, अब आप 1 और 4 का भी इसी तरह निकाल सकते हो साइक्लोहेक्सेन में। फाइन, क्लियर, इजी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन की बात। अब हम बात करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स की। जरा इसको देखना, मान लेते हैं कि ये एक डबल बॉन्ड इस तरह से है, और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, और यहां एक मिथाइल ग्रुप है। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर वैलिड होंगे? इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर वैलिड हैं? जरा सोच के बताओ, फास्ट। नो। ठीक है, इसमें वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि देखो अगर ना आप इसको ज्योमेट्रिकल के लिए आपको प्लेन ढूंढना होता है। अगर आप इसको प्लेन ढूंढ रहे हो, तो ये मिथाइल है और ये हाइड्रोजन है, तो मैं सिस और ट्रांस बोलूंगा कैसे? वो तो एक ही प्लेन में है, लेकिन इसमें वैलिड नहीं है। लेकिन अगर यही चीज थोड़ी सी अपोजिट होती कि यहां डबल बॉन्ड है, यहां पे मिथाइल है, यहां पे एच है, और ये मिथाइल यहां है, अब यहां हो जाता, क्योंकि आपके पास ये प्लेन आ जाता और ये एक मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप ना प्लेन के अपोजिट चले गए, तो ये ट्रांस होता, और अगर ये चीज यहां आ जाती तो सिस हो जाता। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सेकंड इज कायरल मॉलिक्यूल, थर्ड इज कायरल कार्बन, फोर्थ इज DNL आइसोमर्स, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्कैटर्ड वे में हर डायरेक्शन पे मूव करती है। जब आप उसको किसी प्रिज्म से या मोनोक्रोमेटर से या पोलैरोमीटर से डालते हो तो वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है। तरुणा गुप्ता, आपको प्लेन समझ नहीं आया, अभी बताता हूँ, थोड़ी देर रुको। तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाती है, इसको हम कहते हैं PPL, और यही हमारे ऑर्गेनिक में सबसे कमाल की चीज़ है, इसने बड़े मॉलिक्यूल बचा लिए, नहीं तो हम कुछ भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। तो प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन यूनिडायरेक्शनल वे। अब अगर आपके पास होता क्या है कि कंटेनर है ना,
और अब आप इस कंटेनर में यहां से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हो। नेकेड आई से आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि लाइट प्लेन पोलराइज है या नहीं है, इसके लिए आप पोलैरोमीटर यूज करते हो। और यहां से आपने कंपाउंड लिया एक्स। जब ये पीपीएल इस एक्स से क्रॉस हुई और ये रोटेट कर गई आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एक्स ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर पीपीएल रोटेट नहीं करी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अगर ये रोटेट करती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को तो स्मॉल डी, एंटी क्लॉकवाइज स्मॉल एल, और अगर रोटेट नहीं करी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो पीपीएल क्लियर हो गया, डी और एल आइसोमर क्लियर हो गए। अब आते हैं हम कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कार्बन। ध्यान से सुनना, एनी मॉलिक्यूल, ठीक से डेफिनेशन समझ लेना, एनी मॉलिक्यूल विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, रिपीट कर रहा हूं, एनी मॉलिक्यूल विच इज ऑप्टिकली एक्टिव are known as chiral molecule. कोई डाउट? Any molecule which is optically active is known as chiral molecule. Any carbon having 4 different valencies is known as chiral carbon. ऐसा हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है लेकिन मॉलिक्यूल अकायरल है। एग्जाम्पल ले लो, मान लो ये OH ग्रुप है, ये H है, ये मिथाइल है, ये OH है, ये H है, ये मिथाइल है। ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मॉलिक्यूल अकायरल हो गया लेकिन इसमें कायरल कार्बन थे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके मॉलिक्यूल जो है वो अकायरल हो लेकिन उसमें कायरल कार्बन हैं। तो सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब आते हैं हम, मान लेते हैं कि मेरे पास कंपाउंड ए है, सुपर इम्पोजिबिलिटी की बात कर रहा हूं आप में। हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो ध्यान से समझना, पहले सुपर इम्पोजिबिलिटी को समझना, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ आ जाएगी। आप अपने मन में एक मिरर एज्यूम करो, ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो मैं इस मार्कर की ही बात करूं, ये इस मार्कर को ना मैं मिरर में देखता हूं, तो इस मार्कर की एक मिरर इमेज आ जाएगी, है ना। अब आप उस मिरर इमेज को बाहर निकालो और इस मार्कर के साथ मैच करो, दोनों सेम है, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ये मार्कर अपने मिरर इमेज में सुपर इम्पोजिबल है। दोबारा से कहता हूं, सुपर इम्पोजिबिलिटी का मतलब है, यार ध्रुविन, प्रजापति, मीजो विजो ये थोड़ी देर में आते हैं, अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। अभी मैं सुपर इम्पोजिबिलिटी में हूं, आप सेंटर प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछने लग गए। ऑल्दो आपको आता होगा बट एक प्रोसेस से ही चलते हैं धीरे धीरे, तो मेरे को लगता है ज्यादा अच्छे से समझ भी पाओगे, रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि अगर मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मिरर में इमेज देखता है और वो ऑब्जेक्ट और उस मिरर का इमेज वो दोनों आइडेंटिकल होता है, तो आप कहते हो वो ऑब्जेक्ट ना अपने मिरर इमेज में सुपर इम्पोजिबल है। ये बात समझ आ गई? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मिरर के इमेज में सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो वह 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ना ऑप्टिकल एक्टिविटी का IUPAC एक ही अकेला रूल है, बाकी जो सिमेट्री उमेट्री है वो तो शॉर्टकट्स हैं। रूल क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सुपर इम्पोजिबल है मिरर इमेज के तो इनएक्टिव है, अगर सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो एक्टिव है। तो पॉइंट है कि फिर हम सिमेट्री वगैरह की बात क्यों करते हैं? उसका सिर्फ एक ही रीजन है, it is very difficult to find out whether the 3-dimensional molecule is superimposable in its mirror image or not. पहले तो मिरर की इमेज को एज्यूम करो, फिर सुपर इम्पोजिबिलिटी को देखो। या खांसी हो रही है, वो कोरोना वाली नहीं है, वैसे जनरल गले में कुछ अटक गया था, तो उसके बाद आप ये देखो कि वो सुपर इम्पोजिबिलिटी में आता है या नहीं आता है, इसीलिए वो सिमेट्री की बात करते हैं। तो मैं जरा इस सुपर इम्पोजिबिलिटी को समझाता हूं। देखो, एक मॉलिक्यूल मैंने ए लिया है और इसमें ना 4 बॉल है, एक ब्लैक, एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन, और ये मिरर रखा हुआ है। तो जब वो मिरर में देखता है तो ब्लैक के सामने ब्लैक दिख रहा होगा, रेड के सामने रेड दिख रहा होगा, ब्लू के सामने ब्लू दिख रहा होगा। देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सुपर इम्पोजिबल है। अब मैं इसको कैसे समझा रहा हूं, समझना। ए को मैं थोड़ा फ्लिप करके बाहर ले आया तो वो ऐसा आया। अब आप, अगर मैं ऐसा आया, अब इस ए और बी को अगर मैं देखूं तो वो सेम नहीं है। देखो जरा, राइट हैंड अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको वो लेफ्ट हैंड दिखेगा, है ना, और इन दोनों को अगर आप बाहर निकालोगे वो सेम दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है।
ठीक है, बोलो समझ आया कि नहीं। तो मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल मुझे मिला था, ये इसलिए मैंने लिया। देखो ये OH का मिरर इमेज ना OH दिख रहा है, सॉरी मिरर में अगर आप देखोगे इस R के सामने R दिख रहा है, NH2 के सामने NH2 दिख रहा है, इस कार्बन के सामने कार्बन दिख रहा है। लेकिन जब आप ना इन दोनों मॉलिक्यूल को ऐसे सामने लाके रखोगे तो OH राइट और लेफ्ट दिखाई देगा। तो ये भी सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कभी भी एक कायरल कार्बन दिखाई दे तो वो तो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी पे आते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है और सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझते हैं। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझने के लिए बहुत आसान सा क्या तरीका है, आप अपने हाथ में एक ब्लेड एज्यूम करना, अगर आप उस ब्लेड से किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल 2 पार्ट्स में कट करते हो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कट करने का रूल क्या है पता है, आप एटम को बीच से कट करो, फुटबॉल की तरह 2 इक्वल पार्ट में कट गया। कंडीशन सिर्फ यह है कि ब्लेड एक ही डायरेक्शन में चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, बट ऐसे ऐसे नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर को देखो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो मैं सोचूंगा यार ब्लेड से ऐसे कट करता हूं बीचों बीच तो ये 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा, सिमेट्री है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या मेरा हाथ में सिमेट्री है? आंसर है नहीं, क्योंकि मैं अगर इसको ऐसे कट करूंगा तो नहीं कट रहा है, ऐसे कट करूंगा तो नहीं कट रहा है, कहीं से भी आप कट करो नहीं कट रहा है। तो ये सिमेट्री मॉलिक्यूल में कैसे देखेंगे, तो मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, 5 मेंबर रिंग है। देखो अगर मैं इस तरह से कट करता हूं तो ये 2 इक्वल पार्ट में कटता है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर ये ब्रोमीन अबव द प्लेन है, ये ब्रोमीन बिलो द प्लेन है, और अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो वो 2 इक्वल पार्ट में नहीं कटा, क्योंकि ये ब्रोमीन ऊपर है, ये ब्रोमीन नीचे है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मैं यहां से भी ढूंढूंगा तो भी नहीं आएगी, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने ड्रॉ किए, इन मॉलिक्यूल्स को जरा देखते हैं। जरा इसको देखो, दिस इज ए कायरल कार्बन जिसमें कि CN और OH 2 ग्रुप मैंने अलग अलग लिए हैं। तो अगर मैं ना इस डायरेक्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखूं तो आ गई सिमेट्री। देखो ये CN जो अलग है वो तो कट गया, और ये OH भी कट गया, और इधर मिथाइल सेम थे, इसलिए ये इनएक्टिव हो गया। ये लाइन समझ आई? अब जरा इसको देखो, ये तो प्लेनर था, तो अगर मैं ऐसे ब्लेड को लेता और इसको सीधे चलाता तो ये तो 2 इक्वल पार्ट में आराम से कट जाता। अब मैंने इसी तरह से अलग अलग टाइप ऑफ सिमेट्री को दिखाया, जैसे इसमें OH है। अब इसमें देखो ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप थे और बीच से बहुत इजीली कट जाता। हाँ संप्रूवी इमेज से ब्लॉक हो रहा है, मैंने ट्राई तो किया उसको हटाने का, बट गया। तो ये देखो इस टाइप से भी सिमेट्री हम इजीली ला सकते थे। अब क्लियर है? हाँ आपको इमेज की वजह से नहीं दिख रहा होगा, आपके कमेंट्स आ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा हूं, आराम से देखो। ठीक है, बेंजीन में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है अमन, आप कैलकुलेट कर लो कितने डायरेक्शंस में आप उसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो। फाइन, देखो एक मैंने ना 2 कायरल कार्बन लिए हैं। देखो ये भी कायरल कार्बन है, इंडिविजुअली तो इसमें देखा जाए तो इसमें मैंने सिमेट्री इस वाले वे में ली है। इस वाले वे में अगर मैं सिमेट्री लेता हूं तो ये पूरा ग्रुप, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई कि ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है, और मैंने जो सिमेट्री लिया उससे इसमें सिमेट्री आ रही है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक अगर मैं 6 मेंबर रिंग लेता हूं तो ये रेड वाली मैं अगर कट कर रहा हूं तो भी मेरे को सिमेट्री मिल रही है, 2 इक्वल पार्ट में ये कट रहा है। ये लाइन समझ आई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? इसमें एक चीज और भी है, वो चीज है कि यार प्लेन ऑफ सिमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं? तो जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ध्यान देना, ये ना सिर्फ रिंग के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? रिंग के लिए, या फिर इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए। इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक 4 मेंबर कंपाउंड है मेरे पास इस टाइप का, और इस 4 मेंबर रिंग में एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ H है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ H है, और इधर से मेरे पास ले लेते हैं ClH। मुझे बस बताओ इस मॉलिक्यूल में आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है इसमें? मनन एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैं आता हूं, उसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक कांस्टेंट वैल्यू होती है कि कितने टाइप से आप उसको रोटेट करोगे, और जो एडवांस में आया था उस समय एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे सिलेबस में भी था, अब तो खैर वो है भी नहीं, इसमें खैर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? इसका ना एक सेंटर एज्यूम कर लो यहां पे, और इस मिथाइल से आप अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो और वो लाइन का अपोजिट एंड भी मिथाइल से ही मिलता है, अगर आप क्लोरीन से ड्रॉ करते हो तो उसका अपोजिट एंड भी क्लोरीन से मिलता है, इस H से ड्रॉ करते हो अपोजिट एंड भी H से मिलता है,
इस एच से ड्रॉ करते हो तो अपोजिट एंड भी इससे मिलता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, कोई एक ऐसा सेंटर जिससे लाइन ड्रॉ करें, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आइडेंटिकल है, और उसमें कहीं से भी करो तो आइडेंटिकल ग्रुप ही आपको मिलते हैं। तो इस तरह के सिमेट्री को सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं, और मॉलिक्यूल इनएक्टिव होता है। दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसी सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से ये मॉलिक्यूल इनएक्टिव है। क्लियर है? अब आते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। हम अलग अलग मॉलिक्यूल में अगर देखना चाहें तो कैसे, तो ये बार बार जेई में पूछते हैं, इसलिए मैंने एलीन का एक स्ट्रक्चर लिया है। एलीन का मतलब है डबल बॉन्ड आपके ऐसे। तो एक सिंपल सी बात याद रखना, नहीं तो स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड इस तरह के हैं और वो इवन है, क्या है? इवन है, तो याद रखना इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा है, सॉरी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ये वाला ग्रुप इस कार्बन का, ये वाला ग्रुप अलग से बताता हूं, इवन नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके पास हैं, तो यहां पे जो ग्रुप लगा है वो अगर अबव द प्लेन है, ध्यान से देखो, तो ये वाला ग्रुप ना बिलो द प्लेन है, और ये वाले ग्रुप जो है वो इन प्लेन है। ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो सिमेट्री ढूंढ लोगे। अब ऐसा क्यों है, तो देखो इसके पास जो लोब है, अगर पाई बॉन्ड इसके साथ बनाएगा तो दूसरा वाला पाई बॉन्ड बना नहीं पाएगा sp2 वाला, तो इसीलिए। और अगर ये इवन है, याद रखना ये किसके लिए? इवन के लिए, कि ये ऊपर नीचे, तो ये दोनों प्लेन में। अगर डबल बॉन्ड ऑड होंगे तो ये चारों चीजें एक ही प्लेन में होंगे। चारों चीजें कहां होंगे? एक ही प्लेन में। क्लियर होगी बात? तो उसके बाद आप इजीली सिमेट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्पाइरो कंपाउंड्स में सिमेट्री को ढूंढने का क्या तरीका होता है? मान लो आपके पास ऐसा कंपाउंड है 4 मेंबर रिंग। एक स्पाइरो का मतलब है कोई एक कार्बन आपके 4 के साथ अटैच है, तो ये वाली रिंग जो है ना वो अबव द प्लेन आएगी, और ये वाली रिंग जो है वो बिलो द प्लेन होगी। उसके अकॉर्डिंग आप इन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेना इजीली कि वो कहां पे हैं। ये लाइन समझ आ गई? दोबारा से, स्पाइरो में एक अबव द होगा, एक बिलो द होगा, उसके बाद इन ग्रुप्स को देख करके आप सिमेट्री ढूंढ लेना। क्लियर? कोई डाउट नहीं है आप इसमें? अगर मेरे पास बेंजीन रिंग 2 ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों बेंजीन रिंग में 4 ऑर्थो पोजीशंस ब्लॉक्ड हैं, जैसे कि इसमें देखो चारों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हैं, तो क्या होगा कि एक बेंजीन रिंग ऐसी है तो दूसरी ऐसी है। जनरली ऐसे होते हैं ना वो, ताकि रेजोनेंस में जा पाए, तो वो ऐसे रोटेट कर जाएगा। इसके बाद आपको सिमेट्री ढूंढनी होगी। सबके समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अब आते हैं हम इसमें, मेरे को लगता है अब आपके समझ में आ गया होगा ये वाला। थोड़ा सा अब मैं 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उससे समझ आएगा कि आपकी क्लियर कितना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन, बस बताना ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। मैंने एक कंपाउंड लिखा है बोर्ड में, जरा बताओ इसको, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव, इनएक्टिव, फर्स्ट। ज्ञानेंद्र, ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब है कि जो आपने मॉलिक्यूल लिया उसका रोटेशन क्या है। स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब 1 मोल। ये एक्टिव है, सारे लिख दिए। कुछ कुछ इनएक्टिव लिख रहे हो तो समझ नहीं आया जो, वैसे ये एक्टिव है यार, क्योंकि ये चीज ना अबव द प्लेन होगी। आप इसको 2 इक्वल पार्ट में तो कट कर ही नहीं सकते, कैसे कट करोगे? सो दिस इज एक्टिव मॉलिक्यूल। लेकिन अगर ये चीज ऐसी होती ना कि मिथाइल CH, अभी भी तो समझाया था मैंने कैसे कैसे रखोगे आप, ये ऐसा है ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तब ये इनएक्टिव हो जाता, क्योंकि सारी चीजें एक ही प्लेन में आ जाती। सही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लो मेरे पास एक 4 मेंबर रिंग है स्पाइरो में ही, और ये चीज भी ऐसी ही है। यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है ऐसा, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप ऐसे हैं, और ये हाइड्रोजन है। ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? फटाफट बताओ। परफेक्ट, ये भी इनएक्टिव है, क्योंकि देखो आप इसमें ना बस आपको प्लेन ही ढूंढना होता है। ये देखो, ये इस तरह से, इधर से अगर आप ब्लेड को लेके जाओगे तो सब कट जाएंगे, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। ठीक है, ज्यादातर तो इनएक्टिव कह ही रहे हैं, ठीक है फाइन। अब आते हैं कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर कायरल? मैंने यहां पे मॉलिक्यूल दिए हैं 1 2, ये 1 है, ये 2 है, तो जरा सॉल्व। ये हाइड्रोजन है, सॉरी जो छुप गया, ठीक है। 1 2 3 4, ये 5। इसमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कायरल है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव? थोड़ा फटाफट लिखना। स्पाइरो में ऑड नंबर होगा, यस बिल्कुल, वो सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा कि कैसे आप उसको रिलेट कर रहे हो। तो पहले तो इस मॉलिक्यूल का लिख के देखो,
कौन कौन से नंबर लिखना, तुम आप कमेंट में नंबर लिखना कौन कौन सा है जो इनएक्टिव है, या कायरल कह लो, एक्टिव या इनएक्टिव। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए मॉलिक्यूल टू बी कायरल मस्ट हैव कायरल कार्बन। रवि मंडल, एलिन्स में कोई कायरल कार्बन नहीं है लेकिन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव थे। सो कायरल का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव। तो कौन कौन से एक्टिव है देखो, फर्स्ट एलीन है, यहां पे क्लोरीन है, अच्छा सॉरी ये दिख नहीं रहा है आपको। फर्स्ट वाला ऐसा है कि क्लोरीन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH Br, तो ये एक्टिव है। सेकंड वाले में एक कायरल कार्बन है, सिंगल कायरल कार्बन किसी भी मॉलिक्यूल में होता है तो वो एक्टिव होता है। थर्ड वाले में कोई सिमेट्री नहीं है क्योंकि देखो ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है, सही है ना। फोर्थ वाले में भी आप देखो ये H इस तरफ है, ये H इस तरफ है, अगर मैं इसको स्ट्रेट अवे करके इस तरह सिमेट्री की तरफ देखूंगा तो वो इजीली आप इसको कट कर सकते हो दो इक्वल पार्ट में। ये इस तरह से कट सकता है, ये नहीं कटेगा। तो मेरे को लगता है 3 में सेंटर ऑफ सिमेट्री आराम से, 3 में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, 5 मेंबर रिंग में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती तनवीर। क्लियर होगी बात। अब आते हैं हम आर और एस आइसोमर पे कि आर और एस आइसोमर क्या होते हैं। पहली बात तो आर और एस आइसोमर हम पढ़ते क्यों हैं। जनरली क्या होता है, बहुत सारे आइसोमर्स हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं या आपने आइडेंटिफाई कर लिया इन सारे मेथड से। अब आपको ये जानना है कि ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं, तब आप आर और एस आइसोमर को यूज करते हो। इससे ये समझ में आ जाता है कि ऑप्टिकल रोटेशंस का रिलेशन क्या है। एनेंटियोमर, डायस्टिरियोमर, मीजो कंपाउंड्स को आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प मिलती है। क्या होते हैं सुनना, सीक्वेंस रूल समझाता हूं मैं, बहुत इसका स्क्रीनशॉट सॉरी मैं इसको पीडीएफ में दे दूंगा तो वहां भी देख लेना। अभी तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूं। पहली बात, फर्स्ट लाइन जो मैं समझा रहा हूं वो सुनना। आर और एस आइसोमर वैलिड है कार्बन के लिए जो कायरल है, यानी चारों वैलेंसी अलग अलग है। कायरल है तब आर एस वैलिड है, कायरल नहीं है तो आर एस वैलिड नहीं है। पहली लाइन सबके समझ में आ गई। कार्बन के साथ जो फर्स्ट एटम अटैच है ना, उस एटम का एटॉमिक नंबर देखना। हाइयर द एटॉमिक नंबर, हाइयर इज द प्रायोरिटी। एग्जाम्पल के लिए ब्रोमीन प्रायोरिटी 1, क्लोरीन 2, फ्लोरीन 3, हाइड्रोजन 4। कोई डाउट नहीं है। व्हेन टू ग्रुप आर आइडेंटिकल, अगर मान लो किसी कार्बन के साथ दो ग्रुप हैं जो आइडेंटिकल है, देखो ये भी कार्बन फर्स्ट एटम है, ये भी कार्बन फर्स्ट एटम है, तब आप नेक्स्ट देखना। यहां पे CH2 CH3 है और यहां CH3, तो प्रायोरिटी में ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सही है। थर्ड रूल है कि भाई अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट एटम भी आपके सेम है, तब आप उसका नेक्स्ट एटम चेक करना, उसका नेक्स्ट एटम। और अगर कोई डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो उसको आप इसी कार्बन के साथ 2 कार्बन मान लेना। अगर डबल बॉन्ड O लिखा है तो इसी कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन ले लेना, ठीक है। और इसका मतलब है अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको मैं ऐसे लूंगा कि इस कार्बन में 3 नाइट्रोजन लगे हुए, सही है। तो इससे आप प्रायोरिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या है, प्रायोरिटी एक बार आपने सेट कर ली, प्रायोरिटी एक बार आपने सेट कर ली, तो मान लेते हैं प्रायोरिटी सेट करने के बाद क्या करते हैं, जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी हमेशा डॉटेड लाइन में होनी चाहिए। उसके बाद सपोज ये 1, ये 2, ये 3 है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कैपिटल R है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो S है। एक चीज और S का ऑप्टिकल रोटेशन से कोई मतलब नहीं। R मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ बिल्कुल भी नहीं, लीवियो रोटेटरी बिल्कुल भी नहीं। हम कभी नहीं बता सकते कि क्या है ये सिर्फ आपकी प्रायोरिटी का ऑर्डर है। संजीत, R और S जेई एडवांस में नहीं है जो लिख रहा है, बिना RS के यार आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसलिए आप आराम से पढ़ो, चिंता मत करो। सर 5 में डिफरेंट ग्रुप था, वो एक्टिव रहेगा। कल्याणी देखना पड़ेगा 5th कौन सा था यार, उसी समय पूछा करो ना, तुम पीछे क्यों चले जाते हो। हाँ ये 5th वाला इनएक्टिव है क्योंकि यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इनएक्टिव था ये, ठीक है। अब मुझे ये बताओ R और S यहां तक क्लियर है आपका। इतनी जल्दी तो देखो RS की प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा, मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो आता होगा आपको। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ना एक कायरल कार्बन है आपके पास, ठीक है, सिंगल कायरल कार्बन, और वो R है, एक बॉन्ड के चेंज करने से वो S होता है। और अगर कोई एक मॉलिक्यूल है A, उसका मिरर इमेज है B, तो अगर ये R होगा तो ये S होगा, ये S होगा तो ये R होगा।
तो R अपना मिरर इमेज S के फॉर्मेट में दिखाएगा। ये लाइन सबके समझ में आ गई? क्लियर है? देखो ये R था, उसका मिरर इमेज S है। अब इसको यूज कैसे करते हैं? यूज एनेंटियोमर, डायस्टीरियोमर और मीजो कंपाउंड में करते हैं। मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। फीचर प्रोजेक्शन के लिए भी ज्ञानेंद्र बता रहा हूं। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। पहले इसको हटा दो, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। चलो फिर एक एग्जांपल लेते हैं, फीचर प्रोजेक्शन से लेते हैं क्योंकि वो अभी बताया नहीं था। मान लो ये मिथाइल है। अब इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना, मुझे लगता है फिर तुम्हें बहुत सारे डाउट अपने आप ही क्लियर होंगे। यहां पे ले लेते हैं हम OH ग्रुप, ये ले लेते हैं H, एक और OH, H, मिथाइल। एक बार नंबर फीचर से चेंज करना बता देना यार, बहुत इजी है यार। कोई चलो ठीक है बता रहा हूं। OH H, जब तक मैं लिख रहा हूं ना, आप इस कार्बन के ना R और S निकालना, सेकंड और थर्ड के। खुद ही प्रैक्टिस करो तब समझ पाओगे। सेकंड और थर्ड इन दोनों के RS निकालो, तब तक मैं बाकी के मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। OH, मिथाइल, मिथाइल H, OH निकाल के रखना, तब कमेंट में डाल देना, थोड़ा फास्ट हो जाएगा मेरा भी। एंड वन मोर मॉलिक्यूल Me, Me, H, OH, H, OH। सो दीज आर द 4 मॉलिक्यूल्स। अच्छा ये ना फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है। सिद्धार्थ कह रहा है 2 का R, 3 का S। यार सबके अलग अलग आ रहे हैं, निकालना ही पड़ेगा। चलो मैं सेकंड का निकालता हूं पहले, है ना। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ना ये 1 आ रहा है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये 2 आ रहा है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये 3 आ रहा है। एक छोटी सी चीज बताना भूल गया था, एक छोटी सी चीज बताना भूल गया, वो ये है फीचर में ना लीस्ट प्रायोरिटी ना इस लाइन में आनी चाहिए। अगर इसमें नहीं है तो उल्टा बोलना जो भी आ रहा है आपका। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये इस तरह से आ रहा है ना, क्लॉकवाइज आ रहा है। ध्यान से देखना, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी उस लाइन में नहीं है, इसीलिए इसको उल्टा बोलेंगे और ये S होगा। पहले बताओ ये लाइन समझ आई कि नहीं? ये S होगा। तो थर्ड वाला क्या होगा? R। सही है, थर्ड क्या होगा? R। अब सेकंड वाले स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो सेकंड का ये वाला हो गया आपका S, ये वाला हो गया आपका S। थर्ड का ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका R। फोर्थ का ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। सही है। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं इसको देखना। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल द मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड पे आता हूं। फर्स्ट एंड सेकंड में देखो, फर्स्ट और सेकंड में क्या है। फर्स्ट का ना यहां पे लिखते हैं हम 2S 3R, यहां पे लिखता हूं मैं 2S 3S। तो क्या फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का 2S था, सेकंड में भी 2S है, ये 3R है, ये 3S है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि ये S है, ये R है। तो जब आइडेंटिकल नहीं है और अपोजिट भी नहीं है तो उसको हम कहते हैं डाइस्टीरियोमर्स। ये लाइन समझ आई या नहीं आई? तो फर्स्ट एंड सेकंड आर डाइस्टीरियोमर। सेकंड को देखो एंड थर्ड को देखो। सेकंड और थर्ड में क्या है कि ये भी 2S है, ये 2R है, ये 3S है, ये 3R है। तो अपोजिट है, इसलिए ये हो गया आपके एनेंटियोमर। एनेंटियोमर मतलब 2 मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है। अब आप ना एक इंटरेस्टिंग इवेंट देखो, फर्स्ट और फोर्थ। जरा फर्स्ट और फोर्थ का रिलेशन बताना कोई, आपके हिसाब से फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ मैं लिख दूं इसमें, इसमें भी आ जा रहा है 2R 3S, 2R 3S। 1 and 4 आर मीजो, नहीं मीजो पेयर को नहीं बोलते, मीजो एक ही कंपाउंड को बोलते हैं। बिल्कुल, किसी की बहुत सही लिखा है आपने, वैसे आइडेंटिकल है ये। अब कैसे आइडेंटिकल आए मैं बताता हूं, सुनना। एक चीज हमेशा याद रखना, ऊपर से नंबरिंग करो, नीचे से नंबरिंग करो, दोनों से सेम अगर आ रहा है दोनों तरह की नंबरिंग चेंज कर लो और चेक करो। मैं इसको 1 करता हूं, इसको 2 करता हूं, इसको 3 और इसको 4 दे देता हूं।
अगर मैंने ऐसा किया तो ये भी आएगा 2s3r। अब आप बोलोगे क्यों किया? जब कभी मॉलिक्यूल में ऊपर और नीचे दोनों तरफ से नंबरिंग हम कर सकते हैं, तो आपको दोनों तरफ से नंबरिंग करके चेक करना है सेम है कि नहीं। सेम आ रहा है इसलिए आइडेंटिकल है, वैसे भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और मीजो भी है। सेम आईयूपैक तो खैर सब में, आईयूपैक की बात नहीं कर रहा, नंबरिंग की बात कर रहा हूं मैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? ठीक है, तो एक मैंने मॉलिक्यूल लिखे हैं, आपको इस मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर्स बताने, इसका स्क्रीनशॉट लेना। मैं अभी तो नहीं करा पाऊंगा टाइम की वजह से, मेरी दूसरी क्लास भी है। आप इसको एक बार घर पे ट्राई करना, मैं पीडीएफ दूंगा आपको। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड और बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे आना चाहता था, ये सबसे लास्ट पोर्शन है ऑप्टिकल आइसोमर का। मैं चाहता हूं कि आप ये 3 फॉर्मूले, मैंने देखो जानबूझ के फॉर्मूले कम ही रखे हैं, ये 3 तो जरूर याद रखना। व्हेन द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल और आपसे नंबर ऑफ आइसोमर निकालने को बोलेंगे, तो डी और एल आइसोमर 2n फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे इसका मतलब है समझना। मान लो आपसे ना क्वेश्चन पूछा है कि यहां पे एक Br है, यहां पे एक OH है। ध्यान से देखो, इसमें कोई सिमेट्री नहीं आ सकती। कितने आइसोमर? तो टोटल नंबर ऑफ कायरल देखो 1, टोटल नंबर ऑफ कायरल देखो कितने 2 कायरल है, तो इसका मतलब डी और एल आइसोमर हो गए 2 यानी 4। तो इस वाले मॉलिक्यूल में टोटल आइसोमर कितने आ गए 4। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल वाला, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं आ रही है। अब आते हैं सेकंड वाले में। मान लेते हैं कि आपके पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक H है, यहां पे एक हाइड्रोक्सी है, एक H है, यहां पे एक Cl है। अब आप जरा देखो इसमें कितने कायरल हैं? 2 कायरल कार्बन। क्या इसमें सिमेट्री आ रही है? आंसर है यस। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। कैसे? अब आप D और L के लिए क्या करते हो? 2n-1 कायरल कार्बन 2 - 1 कितने आ रहे? 2। और मीजो के लिए आप क्या करते हो? मीजो के लिए आप करते हो 2 -1, तो ये 0 हो गया तो 1। तो अब आप देखो इसके D और L कितने बन रहे हैं? 2, और मीजो कितने बन रहे हैं? 1। तो टोटल आइसोमर कितने बन गए? 3। तो अगर आपके इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ध्यान देना, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, तो डी और एल और मीजो का फॉर्मूला इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर होगी? डी और एल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, डेक्स्ट्रो एंड लिवियो रोटेटरी है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड। मान लेते हैं कि आपके पास इस टाइप का कंपाउंड है जिसमें स्यूडो कायरल है, यानी स्मॉल r स्मॉल s। तो इस टाइप के कंपाउंड्स में ये Cl है, ये Cl है, और आपके कायरल कार्बन लग गए ऑड 3। तो आपके थर्ड इक्वेशन यूज होगा डी और एल के लिए। ठीक है, बीच में ऑन रोटेट करके ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं, आप सीधे सीधे फॉर्मूले में कायरल कार्बन देख लेना। सिद्धार्थ, एक छोटी सी चीज जो बच्चा बार बार पूछ रहे हो, वो क्या है कि मान लो आपके पास एक OH ग्रुप है, एक Cl है, एक मिथाइल है और एक H है। इसको आपको ना इस तरह के लाइन एंड वेज में ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे? तो पहले प्रायोरिटी डिफाइन कर लो, 1 2 3 4। लीस्ट प्रायोरिटी अपनी जगह पे 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज यानी S है। तो अब आप इसको कैसे बनाओगे? देखो, इसको लीस्ट प्रायोरिटी यहां दे दो। अब आपके पास देयर आर 2 ऑप्शंस कि एक अबव द प्लेन आपको रखना है और एक प्लेन में रखना है, और S बनाना है। S बनाने के लिए मैं लीस्ट प्रायोरिटी को यहां रख रहा हूं 1। S के लिए मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, यानी OH में तो यहां रखना पड़ेगा, तो OH और मिथाइल। तो मैंने इसको ना फिशर को लाइन एंड वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे आप बहुत इजीली कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल को। ये लाइन सबके समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? हाँ, रेसिमिक मिक्सचर एक छूट गया था, वेंकटेश ने सही याद दिलाया। देखो, मान लेते हैं कि एक कंपाउंड है जिसमें कि सपोज A इज मिरर इमेज ऑफ B है। A डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, B लीवियो रोटेटरी है। तो अगर आप A को लेते हो तो वो डेक्स्ट्रो हो गया, अगर आप B को लेते हो तो लिवियो होता है। अगर आप कंटेनर में A और B दोनों इक्वल 1:1 में लेते हो और लाइट को पास करते हो तो लाइट सीधी जाती है। अब आप समझना डिफरेंस क्या है। मैं 2 कंटेनर को समझाना चाहता हूं। पहला कंटेनर है जिसमें A और B लिया है, एक और कंटेनर है जिसमें आपने एक मीजो लिया है। ये रेसिमिक है, ये क्या है? रेसिमिक है, और ये क्या है? मीजो है। तो देखो, रेसिमिक वाले में भी जब आप PPL को डालते हो ना, तो वो PPL स्ट्रेट जाती है, और मीजो में भी जब आप PPL को डालते हो वो भी स्ट्रेट जाती है। द ओनली डिफरेंस इज कि रेसिमिक मिक्सचर में ये कंपाउंड रिजॉल्वेबल होते हैं, वेयर एज मीजो नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं। यानी आपको पता है कि ये इनएक्टिव मिक्सचर है, रेसिमिक है, लेकिन इसको अलग करेंगे तो एक्टिव होगा। मीजो को नॉन रिजॉल्वेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है इनएक्टिव है, इसको आप अलग भी नहीं कर सकते, हमेशा इनएक्टिव रहेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस।
ठीक है। ठीक है, फाइन। तो ये आपका वो स्ट्रक्चर्स थे जिससे मैंने आइसोमेरिज्म के कुछ पार्ट समझाए। आज के डीपीपीज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस इस पीपीटी में भी हैं जो मैं आपको दूंगा। एरिथ्रोथ्रियो तरुणा इसका पार्ट नहीं है। आइसोमेरिज्म में देखो मैंने अभी क्या चीजें नहीं बताई, एपीमर्स, एनोमर्स, एरिथ्रोथ्रियो, कैपिटल डी, कैपिटल एल, ये बायोमोलिक्यूल में डिस्कस करेंगे, आइसोमेरिज्म में नहीं। ठीक है। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी डिसाइड बहुत आराम से करोगे उमेश। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना, एटॉमिक नंबर सेम है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मूव करना, इजीली कैलकुलेट कर लोगे। यार आज आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करना, मैंने डीपीपी भी और भी दिए। सर स्पेसिफिक रोटेशन, देखो स्पेसिफिक रोटेशन काइनेटिक्स में आपने देखा भी होगा, उसमें क्या होता है ना, 3 वाला फॉर्मूला में साइन मिसिंग है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, n/2 -1/2 है ये। ठीक है, ये मैं जब पीडीएफ में दूंगा तो कर लूंगा। किसी ने पूछा था, मैं क्या समझा रहा था यार, स्ट्रक्चरल आइसोमर की काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर आप घर पे रहना यार, आराम से कहीं बाहर मत जाना, बहुत रिस्की है, तो आराम से घर में बैठ के पढ़ना और आज आइसोमेरिज्म कंप्लीट करो। अभी तो तुम्हारे पास एडवांटेज है, ऑफलाइन वाले बच्चे तो जा नहीं पा रहे हैं, तुम तो अपनी क्लासेस रेगुलर कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो ये एक एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज है तुम्हारे लिए, तो इसको एनकैश करना और अच्छे से पढ़ाई करो, घर पे रह के पढ़ो और सारे टेस्ट लगातार देते रहो। क्वेश्चन की जरूरत पड़े तो कमेंट में डालना, मैं एडिशनल क्वेश्चन भी दे दूंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।